वो क्लियरली दिख गया कि गौतम गंभीर इज डेफिनेटली नॉट देयर एज अ कोच. उनके पास डोमेस्टिक का भी कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है. सिराज तो थर्ड टेस्ट मैच तो खेले भी क्यों मुझे समझ नहीं आया. थर्ड टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली अक्षर पटेल मेड मोर सेंस. बैटिंग में अक्षर गिव्स यू सो मच स्टेबिलिटी लोअर डाउन द ऑर्डर. आज की डेट में ही इज अ मोर बैंकेबल बैट्समैन देन इवन जडेजा एंड अश्विन. सेकंड टेस्ट मैच में एक टाइम पे न्यूजीलैंड 197 for 3 थी. वहां से वो कोलैप्स होके 259 ऑल आउट हुए हैं, जहां पे ऑनेस्टली स्पीकिंग वाशिंगटन सुंदर गेव यू अ कंप्लीट पिक्चर कि वो इजीली अब आगे गोइंग फॉरवर्ड अश्विन के एक मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पे देखे जा सकते हैं. Exactly. इज द फ्यूचर replacement for Ashwin. And then when we batted, I think one of the worst batting performances I've ever seen. Second test match was just one classical example of overcorrection and a team which is in state of a shock. ये क्या हो गया हमारे साथ. तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये पैटर्न काफी बार दिख रहा है कि वो बिल्कुल गिव अप कर देते. और डेफिनेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग फॉर टेस्ट क्रिकेट तो क्लियरली अभी डाउट में लगती है, एज अ बैटर ऑल्सो एंड एज अ कैप्टन है. और कोहली I think the time he has messed up his life in since 2021, where he's all over the place. वो passion for the game नहीं दिखता. Bowling आपकी कुछ ना कुछ करके दिखा देगी. I'm very confident in that. But आपके बैटर्स वैसे रन दे पाएंगे आपको कि नहीं, वो बहुत बड़ा डाउट है. क्योंकि जायसवाल कंफर्टेबल लगे साउथ अफ्रीका में, नो डाउट यहाँ इतनी सीम मूवमेंट नहीं मिलेगी. रिलेटिवली बॉल बाउंस करती है बस सीम मूवमेंट नहीं होती. गिल डिड वेल लास्ट टाइम, सो आई एम होपिंग ही हैज डेफिनेटली इवॉल्व्ड एज अ क्रिकेटर, तो बेटर करेंगे. आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट रोहित शर्मा. जीजी आ रहा है भाई. जीजी है, पर जीजी ने जिताया नहीं है ना. जीजी ने बेसिकली जीजी का रिकॉर्ड बहुत खराब हो चुका है. और ये जो रिकॉर्ड बना ये कितने साल ये तो हुआ ही नहीं था ना आज तक. हुआ ही नहीं था. 3-0 तो कभी भी नहीं हारे. हम क्लीन स्वीप कभी नहीं हुआ इंडिया भी में. नहीं हुआ ऐसा. 3-0 तो कभी भी नहीं हुआ. 91 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. जीजी रिकॉर्ड बना रहे हैं. 91 ईयर्स का पहला रिकॉर्ड. जीजी रिकॉर्ड बनवा रहे हैं. 91 ईयर्स. क्या चल रहा है. मैं तो नो डाउट पॉडकास्ट पे गालियां पड़े, पर बात तो यही करनी है, लॉजिकली बात करनी है कि क्या खेला है यार, क्या गंद मचाया. नहीं यार, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी. दे वर नॉट, एंड सचिन आल्सो सेड इट वेरी क्लियरली कि लुक्ड लाइक एज इफ दे वर लैक ऑन प्रिपरेशन. पर चलिए ज़्यादा भी नहीं बोल सकते. एक कोच ने सीरीज नहीं हराई है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट. काफ़ी टाइम बाद आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आप सबका त्यौहार अच्छा गया होगा एंड सबने सेफली सब कुछ त्यौहार मनाए होंगे. एंड कहीं ना कहीं आप सर कह सकते हो कि त्यौहार ख़राब कर दिया हमारी टीम ने. ये त्यौहार से पहले ही ख़राब हो गया था. त्यौहार पे तो फिर कुछ और ही हो गया. तो त्यौहार से पहले ही हो गया था वैसे तो. हाँ. पर उम्मीद थी कि चलो क्या पता बस जाते जाते थोड़ी सी खुशी दे जाए. फर्स्ट टेस्ट मैच हारे तो ऐसा लग रहा था नहीं यार 2-1 तो जीत ही जाएंगे. सेकंड टेस्ट मैच हारे तो शौक में थे ये क्या हो गया. क्या चलो थर्ड टेस्ट मैच तो पेल के हराएंगे, अब की बदला लेंगे कि साले मजे मजे में जीतने दे दिया. थर्ड जैसे हारे. सीरियस चेंजेस है. मेरे को ये लगता है कि शायद लोगों को टेस्ट मैच देखना छोड़ देना चाहिए. इंडियाज गॉट लेटेंट देखना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है. ज़्यादा बढ़िया एंटरटेनमेंट है यार. और पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैंगलोर में, पुणे में, मुंबई में इनसेन क्राउड्स आए हैं. जनरली बैंगलोर, मुंबई जो ये बड़े शहर हैं उनमें अब वो टेस्ट क्रिकेट क्रेज कम हो गया रिलेटिवली. तो BCCI ने ओवर द ईयर्स क्या किया है कि थोड़े जो सेकेंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज़ हैं वहाँ टेस्ट वेन्यूज शिफ्ट कर दिए हैं ताकि एटलीस्ट बंदे देखने आए, लोग ज़्यादा देखने आए जिनको एक्सपोजर टू क्रिकेट अदरवाइज इंटरनेशनल का कम मिल रहा है. उतने IPL मैचेस भी नहीं है, बाकी मैचेस भी नहीं है. बट दैट वाज नॉट द केस. बैंगलोर वाज फिल्ड और लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया इतना तगड़ा कमबैक मारेगा एंड ऑल. और दिख भी रहा था दे वर डूइंग वेल. मतलब एकदम से कोलैप्स करे. सेकेंड टेस्ट मैच में पुणे में अच्छी क्राउड्स, मुंबई में तो बहुत अमेजिंग क्राउड्स आई हैं कि दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग. डिस्पाइट नोइंग कि सीरीज हार चुके हैं तब भी लोग आ रहे हैं, तो ये भी नहीं सीरीज डिसाइडर है. सीरीज डिसाइडर नहीं है इस बार तो यार. मतलब एंड पता है क्या, राइटिंग वाज ऑन द वॉल फॉर सर्टन रीजंस कि जब दिलीप ट्रॉफी थी उस टाइम पे विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप खेलें. एंड अब आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि हमें मोटिवेशन नहीं है खेलने के लिए, दैट्स व्हाई वी डोंट वांट टू प्ले. ये क्या होता है. मतलब एक सिंपल सा स्टार्ट बताता हूँ विच कैन गिव यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट थिंग्स. व्हेन वाज द लास्ट टाइम कोहली प्लेड रणजी या डोमेस्टिक क्रिकेट? याद ही नहीं है. 2012. When was the last time Sachin played Ranji cricket? 2013. So basically सचिन बाद तक खेलते रहे हैं कोहली के. Ranji. Just imagine. और 2013 में who was a bigger player?
सचिन डेफिनेटली यार, कोहली आ गया था सीन पे, बट उतना वो तो 15, 16, 17 में जाके आए हैं। मतलब सचिन ने अपने रिटायरमेंट से जस्ट पहले भी लाली में हरियाणा में जो था वो मतलब रणजी मैच खेला था हरियाणा वर्सेस मुंबई। मोहित शर्मा ने फर्स्ट इनिंग्स में बोल्ड किया, सेकंड इनिंग्स में ही प्लेड अ मैच विनिंग नॉक, मैच खत्म करके जिता के 79 नॉट आउट करके आए थे अच्छी विकेट पे, जिसमें अच्छी खासी लाली में बॉल अच्छी खासी लहराती है। तो 2013 ही डिड दैट जस्ट बिफोर रिटायरमेंट व्हेन ही न्यू कि मेरा कोई अगला आईपीएल नहीं है, बिकॉज आईपीएल 2013 उनका लास्ट था, उससे पहले खत्म हो चुका था आईपीएल। उनको पता है मैं वनडे से ऑलरेडी बहुत पहले रिटायर हो चुका हूँ, पिछले साल ही रिटायर हो चुका हूँ 2012 में, और ये दो टेस्ट मैच बचे हैं सर, वो भी घर में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एंड नोबडी इज गोइंग टू जज मी ऑल्सो ऑन दैट। देन ऑल्सो he played the Ranji match to be in the right frame of mind for that test series. This shows what it is to be Sachin Tendulkar. और मतलब समझ ही नहीं आया कि इतने क्लूलेस, मतलब हम पेस भी नहीं खेल सकते, अब हम स्पिन भी नहीं खेल सकते, स्विंग भी नहीं खेल सकते, हम स्विंग भी नहीं खेल सकते, हम कुछ भी नहीं खेल हम सकते, इंडिया में नहीं खेल सकते, हम बाहर नहीं खेल सकते, हम खेल कहाँ सकते हैं? देखो पाटा मतलब हम भी क्या पाकिस्तान के बात में है रोड्स पे चले कि हमें I20 जो T20 वाली पिचेस होते हैं हम सिर्फ उन्हीं पे खेल सकते हैं अब। यार, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग सोचो कि मतलब आप जायसवाल डिड रियली वेल इन लास्ट इंग्लैंड सीरीज, और मैंने उस टाइम पे भी यही बात की थी, और रोहित शर्मा ऑल्सो सेड कि मैं अभी प्रेज नहीं करूंगा, लॉन्ग वे टू गो। बांग्लादेश सीरीज में ही प्लेड रैश शॉट्स, बट एटलीस्ट 4 में से 3 इनिंग्स में 50+ आया, एंड अच्छा आया। यहाँ तो ही जस्ट गिफ्ट रैप्ड हिज विकेट एंड गेव इट टू न्यूजीलैंड। मतलब फर्स्ट मैच में आप आउटसाइड ऑफ स्टंप, आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया डिफिकल्ट कंडीशंस में, आउटसाइड ऑफ स्टंप एक लूज बॉल पे आप मतलब गली या पॉइंट में कैच हो रहे हो, उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में आप आगे बढ़ के स्पिनर को स्टंप आउट हो रहे हो, उसके बाद मतलब नेक्स्ट जो टेस्ट मैच था पुणे में, he again got brilliant starts in both the innings and gave it away. ये तो हर बार ये तो पूरे सीरीज का रहा है। मुंबई में आप डे एंड होने वाला है, 13 मिनट रह गए हैं, हार्डली 3 ओवर बचे हैं, अब लेग स्टंप की बॉल पर रिवर्स स्विंग मतलब रिवर्स स्विंग खेलते हुए बोल्ड हो रहे हो, which actually became the reason also why India lost this test match. मतलब आप ये सोचो ना कि आप क्लियरली देखो तो ऑलमोस्ट 4 या 5 रैश शॉट्स इन द एंटायर टेस्ट सीरीज उनके डिसमिसल्स का रीजन रहा है। तो मतलब उसने 190 के आसपास स्कोर किया, मतलब 31 की एवरेज से स्कोर किया, विच इज बिलो एवरेज ऑन इंडियन विकेट्स, बट तब भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो इंडिया में, तब भी वो सेकंड हाईएस्ट, बट ही कुड हैव इजीली, और जिस टाइप की फॉर्म में आए थे, जिस तरह से चल रहे थे, कुड हैव इजीली अनलॉक द एंटायर सीरीज। और यही रेफरेंस आ जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो वो फॉर्म में होते हैं, फॉर्मेट समझ के होते हैं, तो वो छोड़ते ही नहीं है। अब अगर उनका टेस्ट करियर की बात की जाए तो 55-56 की एवरेज पे वो आ गए हैं, विच इज लाइक अगर वो सिर्फ होम मैचेस खेले मेजरली, अभी तो अब इंटरनेशनल टूर्स हुए ही नहीं है। साउथ अफ्रीका सीरीज थी वेर ही वाज रियली फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो ये मतलब आई जस्ट रियली होप कि बिक्सन इज द नेक्स्ट बैटन ऑफ द इंडियन क्रिकेट। मैच बाय मैच बात करें सर, हाँ ऐसे तो बहुत कुछ गालियां निकालने के लिए, बहुत दिल दुखे हैं सबके इस बार। तो पहला मैच, पहली इनिंग वहीं पे ही वैसे तो शंखनाद कर दिया था न्यूजीलैंड ने। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कुड नॉट सी दैट बिकॉज माय मदर एक्सपायर्ड अ डे बिफोर, तो उनका क्रेमेशन था उस दिन, जिस दिन इंडिया की बैटिंग थी। तो मैं जब क्रेमेशन से वापस आया तो अराउंड 4ish आई केम बैक एंड आई जस्ट चेक्ड क्रिकेट इन्फो ऐसी, तो देखा 46 ऑल आउट। मेरे को ऐसे ना लगा कि देन इट दिस फीलिंग सिंगडन की मे बी जो पिछले 24 घंटे मेरे साथ हो रहा है ये रियलिटी नहीं है, बिकॉज आप वैसी शॉक में होते हो ड्यू टू सच अ पर्सनल लॉस। तो मुझे ये लगा कि ये कुछ तो बड़ा गलत सपना चल रहा है, बिकॉज जो रात को हुआ वो मैं कभी नहीं डाइजेस्ट कर पाऊंगा, बट ये 46 ऑल आउट भी नहीं सिंक हो रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि इंडिया में आप 46 ऑल आउट हो जाओ। तो मुझे लगा रियली नीड टू पिंच माई सेल्फ, और शायद थप्पड़ वप्पड़ ही मार दो, कुछ तो गड़बड़ है कि ये शायद मैट्रिक्स में कोई ग्लिच आ गया, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट रियली वेल, कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज ऐसे इंसिडेंसेस नहीं होते हैं। तो इतना शॉकिंग था वो, टू बी ऑनेस्ट, 46 ऑल आउट। एंड उसके बाद इंडिया मेड अ कमबैक, आई थिंक 233 पे 6 या 7 हो गए थे, एंड यू एक्सपेक्टेड देम टू रोल ओवर, जो इंडिया करती है। स्पिनर्स आते हैं उसके बाद मजाक बना देते हैं टेल का, और सबसे बड़ी बात न्यूजीलैंड की टेल अगेंस्ट स्पिन इज वन ऑफ द वर्स्ट टेल्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये माना गया है कि एशियन कंडीशन की टेल खेली नहीं पाती है। वहाँ आप सऊदी और मतलब रचन से 137 रन खा जाते हैं, वो भी क्या 20 ओवरों में। मतलब एक टाइम तो मैं देख रहा 10 ओवर में 86 रन, ऐसे कुछ 27 रन पड़े हुए हैं, मतलब इनसैनिटी। वहाँ मुझे लगा कि इंडिया रियली बोल्ड वेरी पुअरली ऑल्सो, वी लेट देम ऑफ द हुक। अगर आप उस पार्टनरशिप को बाहर निकाल देते हैं
तो ऑलमोस्ट 250 रन का टारगेट चेस करना पड़ता है न्यूजीलैंड को लास्ट इनिंग में, जो कि इतना ईजी नहीं ना होता। तो शायद हम फर्स्ट टेस्ट मैच भी जीत जाते, और वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स में से होता है शायद, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट वी सॉ इन ईडन गार्डन्स। उस लेवल की कहानी बनती है डेफिनेटली, उस कॉन्फिडेंस के बाद फिर इंडिया सीरीज ना हारता। पर इसमें भी एक सबसे बड़ा इशू यही था कि इंडिया के पास मौका था कि वो बहुत बड़ा स्कोर कर सकती थी सेकंड इनिंग्स में, वो भी था नो डाउट। आप बेस बन गया था। और जब 408 पे 3 थे, और जब केएल राहुल आए थे और जब उन्होंने न्यू बॉल ली थी तो तब लग रहा था कि चलो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी इंडिया न्यू बॉल के साथ, और एक बार तो यही हवा बन गया था ना कि भाई ये तो सीमिंग कंडीशन है, प्रॉपर स्विंग हो रही है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो न्यू बॉल मेरे को लगता है वो दिमाग में फंस गई थी इंडिया के। दिमाग में नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट क्या हुआ देख, तो सरफराज सिंपली लॉस्ट हिज पेशेंस बिकॉज 150 पे थे, बहुत ही रैश स्टूपिड शॉट खेला उन्होंने बहुत गलत टाइम पे, बिकॉज न्यू बॉल आई, अब नए प्लेयर्स को नहीं एक्सपोज करना चाहोगे, तो वो थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, नो डाउट। ही कुड इजीली स्कोर डैडी 100, मतलब 200 प्लस आराम से कर रहे थे, बिकॉज न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट नीचे लग गई थी, उनकी होप खत्म हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, पंत ने एक बॉल पे छक्का मारा मतलब सऊदी को, जो गया स्टेडियम के बाहर। फिर दोबारा बॉल चेंज हुआ क्या, 7 ओवर की पुरानी बॉल हो गई थी, लैकर खत्म हो चुका था बॉल का। ओके, बट 7 ओवर की रिप्लेसमेंट आपके पास होती ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉल मिली। वो जो बॉल मिली वो डबल सीम हो रही थी, मतलब अगर पहले 1.3 डिग्री मिल रही थी तो उससे ऑलमोस्ट 2.6 डिग्री मिल रही थी। ओके। और उस दूसरी बॉल ने पूरी लंका लगा दी इंडिया की। तो उसके बाद ऋषभ पंत भी जो ओरोकी की बॉल पे कट मारने गए, वो सीम करके अंदर आई तो इनसाइड एज लग गया। यू डिडंट काउंट फॉर दैट बिकॉज पिछली बॉल उतनी सीम हो नहीं रही थी। राहुल के साथ भी वही हुआ, सभी वो उसी में डिसमेंटल हो गए। तो बेसिकली वो इतना ये सेम इसी ग्राउंड पे सेम आईपीएल में भी ऐसे ही हुआ था। धोनी ने जो लास्ट मैच था आरसीबी वर्सेस चेन्नई में, उसमें हमारे यश दयाल की बॉल पे छक्का मारा तो स्टेडियम के बाहर चली गई थी, तो गीली बॉल रिप्लेस हुई थी, तो बॉल स्टिक करके अगली बॉल पे धोनी कैच हो गए थे लास्ट ओवर में, जो 14-15 रन चाहिए था, इफ यू रिमेंबर दैट। वो सेम कहानी इस बार पंत के साथ, पंत ने छक्का मारा, वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स आई एवर सीन। वो तो देखने वाला था, वो तो ग्राउंड सब देख रहे थे ये क्या मार दिया। 110 मीटर का छक्का, ग्राउंड के बाहर चली गई बॉल रिप्लेस हुई। और 6-7 पुरानी ओवर की बॉल होती ही नहीं है टेस्ट में, कहाँ होती है? आप जनरली पुरानी बॉल रखते हो, वो रेंज होती है ना कि ये 10-15 ओवर पुरानी है, ये 20-25 रेंज में होता है। अब 7 ओवर के हिसाब से यही बनता था कि बिल्कुल न्यू ही आएगी, और वो ब्रांड न्यू बॉल समाउ ज्यादा स्विंग कर रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली बॉल की मेकअप काफी सब चीजों में मैटर करता है। तो वो जो एकदम से 1.3 डिग्री का एक्स्ट्रा स्विंग आना शुरू हुआ, वो इनफ होता है आपको आउट करने के लिए, इस स्पेस पे इनफ होता है। तो वहां इंडिया को वो चीज बैकफायर करके, उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उसके बाद जो 6 विकेट्स उड़ी, वो 30-40 रन 41 for 6 एनकाउंटर किया उस न्यू बॉल ने। ओके। और वहां फिर एक जो टारगेट दिख रहा था कि 200 प्लस जा सकता है, वो सिर्फ 110 का ही रह गया। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस मैच में कोई भी बात नहीं कर रहा है कि हमारी बॉलिंग कितनी बुरी थी। अगर आप 2 इनिंग्स का स्कोर देखोगे तो हमने 512 रन खाए हैं, 512 रन खाए हैं और 12 विकेट्स लिए हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऐसी पिच पे इंडियन कंडीशंस में आपके जो, अगर आपको देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें तो बहुत अच्छा खासा सीम हो रहा था। इंडियन सीमर्स वर गेटिंग मोर सीम मूवमेंट फ्रॉम द पिच दैन द न्यूजीलैंड बॉलर्स आल्सो, पर कंसिस्टेंसी नहीं थी और बुमराह नहीं कर पा रहे थे, सबसे बड़ी बात है। तो बेसिक रीजन वही था कि दे डिडंट कम प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट मैच। बेसिकली जब आप अपनी मसल मेमोरी भी खेल रहे होते हैं तो एकदम से एग्जीक्यूशन हो जाए जरूरी नहीं होता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एफर्ट, ट्रेनिंग कैंप्स टू गेट इनटू अ मोड। आप ये कह सकते हो कि अब ये 3 मैचों के बाद अब अगली अगर ये सीरीज दोबारा करें न्यूजीलैंड के साथ तो चांस है, कि भाई गलतियों से सीख लिया। हाँ, गलती। पर अब तो रात की बात में नहीं होता ना, मतलब न्यूजीलैंड ऑन द कॉन्ट्ररी श्रीलंका से व्हाइट वॉश होकर आ रही थी, 2-0 से हार के आई। लास्ट टेस्ट मैच तो इनिंग्स डिफीट थी, 88 ऑल आउट हुए थे उसमें, 600 रन खाए थे, मतलब बॉलिंग बैटिंग पूरी डिसमेंटल। 600 रन खाने के बाद आप 88 ऑल आउट हो रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि किस तरह की आप खेल के आए हो श्रीलंका से, फॉर दैट मैटर, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ऐसी बड़ी पावर नहीं मानी जाती। देन यू कम टू इंडिया एंड यू लूज योर बेस्ट बैट्समैन आपका है। अब देखिए न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम क्या है कि न्यूजीलैंड इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। पोल्ट खेल नहीं रहे टेस्ट मैच, साउदी इज नॉट द सेम बॉलर एनी मोर, विलियमसन वाज नॉट अवेलेबल, रॉस टेलर जा चुके हैं, ठीक है ना, बीजे वॉटलिंग जा चुके हैं, वैगनर जा चुके हैं, तो उनका अच्छा खासा जो पिछले 10-12 साल का कोर था टेस्ट का, वो जा चुका है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट कोर इज गॉन नाउ। और आप नोटिस करने वाली बात है कि अब जैसे बीजे वॉटलिंग की बात कर रहे हैं तो ही वाज कंसिस्टेंट विकेट कीपर फॉर देम, है ना, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। फॉर सच अ लॉन्ग टाइम।
और उसकी कमी इतनी दिखी कि टॉम ब्लंडल बिल्कुल नहीं चले पूरी सीरीज में। पूरी सीरीज में एक बार भी उनसे बैटिंग नहीं हो ही नहीं पाई विकेट उनसे। कीपिंग ब्लंडर्स उन्होंने काफी किए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि दिस वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कीवी टीम। अगर प्रैक्टिकली देखो ना यार कि और इंडिया की थी, इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। इंडिया प्लेड इट्स फुल सेंचुरी। तो क्या हो गया ये? और मतलब सोचो ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि देयर प्लेयर्स ओन्ड द रिस्पांसिबिलिटीज। अगर देखा जाए फर्स्ट इनिंग्स में सबसे पहले जो कॉनवे है, डेविन कॉनवे, उन्होंने 91 मारा। ही टुक अप दैट इनिशिएटिव। वो एकदम से स्पिनर्स को उन्होंने मार मार के डिसमेंटल कर दी, उनकी लाइन एंड लेंथ, स्वीप मार, ये मार, रिवर्स स्वीप, उन्होंने पूरा उनको सेटल ही नहीं होने दिया। फिर रचन रविंद्रा स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 100, ठीक है। फिर सऊदी प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक। तो उन्होंने काफी हद तक वो कोई ना कोई एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आया। उसके बाद सेकेंड टेस्ट मैच में अगर हम देखें तो वहां पे भी मतलब टॉम लेथम का सेकंड इनिंग में ब्रिलियंट इनिंग्स आया। फर्स्ट में कॉनवे प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, रचन ऑल्सो प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक। तो कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेयर ने टॉप ऑर्डर में से कुछ ना कुछ करा ओन की। और इसमें एक और चीज नोट करने वाली थी कि हमारे स्पिनर्स तो क्लूलेस लगे थे। अश्विन तो ऐसे लगा कि इस बार तो क्या ही पूरी सीरीज ही उनकी बहुत बुरी गई है। की बात करूं तो बिफोर द लास्ट इनिंग्स, पहली 5 इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट्स ली थी 51 के एवरेज से। लास्ट टाइम वी सॉ सच अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम इन इंडिया वाज वे बैक इन 2012 जो हम इंग्लैंड से हारे थे। तो अब ये सोचो कि पिछले 12 साल में अश्विन ने कभी इसके आसपास भी परफॉर्म नहीं किया। दिस वाज लाइक वर्स्ट का भी उनका वर्स्ट था। मतलब इंडिया में तो ही इज अ बीस्ट, डिफरेंट लेवल। 51 के एवरेज पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते उनसे। तो ही वाज लुकिंग क्लूलेस। ये 15 के एवरेज वाले बॉलर हैं इंडिया में। 19-20 की एवरेज देने वाले बॉलर है इंडिया में। इंडिया में ये 50-50 के रन नहीं खाते हैं। और इसका जो आप मानो कि जो फर्स्ट मैच में जो कुलदीप को ड्रॉप कर दिया फर्स्ट मैच के बाद, क्या ये सेंस बनती थी? नहीं, कुलदीप इज इंजर्ड। अच्छा, नॉट इवन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, उनका ग्रोइन का इशू आ गया। उनकी सर्जरी शायद मोस्ट प्रॉब्ली रिकमेंड हुई है। ओके। तो ये ग्रोइंग प्रॉब्लम को आईपीएल के टाइम से थी, अगर इफ यू रिमेंबर। मैंने काफी बार इस चीज पर डिस्कस किया है कि वर्ल्ड कप फाइनल से ही इज नॉट लुकिंग द सेम प्लेयर। लोगों ने बहुत गालियां भी निकाली हैं कि एक मैच के ऊपर जज कर रहे हो, तुम खेल लो, ये वो फलाना ढिमकाना। वो तो बट आई आएंगे कुड सी, बिकॉज़ रीजन क्या है ना, आईपीएल में ही हैड अ सीरियस ग्रोइन इंजरी। ही वाज रेस्टेड फॉर फ्यू मैचेस बाय, अगर डीसी अगर आपको याद हो तो वही सेम इंजरी के साथ जब वो खेलने आए वर्ल्ड कप में, पहले 3-4 मैचेस देखा, फाइनल में क्लियरली दिख रहा था कि ही वाज नॉट लैंडिंग प्रॉपर्ली। जिस अदरवाइज उस विकेट पे कुलदीप ऐसे रन खाने वाले बॉलर नहीं है। क्लियरली वीडियो गेम वाले छक्के पड़ रहे थे, वीडियो गेम वाले छक्के पड़ रहे थे उनको। मतलब वो इतनी फुल कर रहे हैं, बॉल ग्रिप नहीं हो रही। क्लियरली दिख रहा है कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल। और नी इंजरी उनको रही है, उसके बाद उनका लैंडिंग टाइम कम हो गया। लैंडिंग टाइम कम इसलिए ताकि नी पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। तो ऑब्वियसली अभी किसी और बॉडी पार्ट पे तो ज्यादा स्ट्रेस आएगा ना। तो वो ग्रोइन का उनका काफी क्रॉनिक प्रॉब्लम काफी टाइम से चल रही है। तो अब मोस्ट प्रॉब्लम उनकी साथ सर्जरी होगी, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा रहे हैं। इज नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर बीजेटी बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो वो इसीलिए ये रीजन है कि ये रीजन उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में उनको नहीं खिलाया गया। अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं था। बट ही लुक्ड अ गुड बॉलर इन फर्स्ट टेस्ट मैच, एटलीस्ट बेटर देन जडेजा एंड अश्विन। ही लुक्ड द बेस्ट अमंग द 3। वो डिफरेंस दिखा फर्स्ट में। और जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने मेंशन करा हुआ है कि सिराज तो ऐसा लग रहा था पूरे फर्स्ट थर्ड टेस्ट मैच तो खेले भी क्यों, मुझे समझ नहीं आया। थर्ड टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली अक्षर पटेल मेड मोर सेंस। उस विकेट पे 2 सीमर्स की जरूरत ही नहीं थी। आपने टेलर मेड रेड सॉइल विकेट दिए जहाँ पे बॉल पहले दिन से टर्न हो रही है। बैटिंग में अक्सर गिव्स यू सो मच स्टेबिलिटी लोअर डाउन द ऑर्डर। आज की डेट में ही इज अ मोर बैंकेबल बैट्समैन देन इवन जडेजा एंड अश्विन इन टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया। तो मतलब स्पिन के तो बहुत ही अच्छे प्लेयर है। मतलब ही यूजेस एवरीथिंग। मतलब और लंबे हैं, उनको रीच है, सब कुछ है एंड प्लस परफॉर्मेंस है। अगर आप रिसेंट टाइम में अक्षर पटेल देखोगे तो ही इज फार बेटर ऑलराउंडर देन एवरीवन। आप सिराज को थर्ड टेस्ट मैच में क्यों खिला रहे हैं? मतलब इस पूरी सीरीज में जो थिंक टैंक था वो क्लियरली दिख गया कि गौतम गंभीर इज डेफिनेटली नॉट देयर एज अ कोच। उनके पास डोमेस्टिक का भी कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। उन्होंने सिर्फ आईपीएल में भी एज अ मेंटोर काम किया, एज अ कोच काम नहीं किया। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि इवन दो आई वाज आल्सो अ बिग एडवोकेट कि उन्हें आना चाहिए, मुझे लगता था कि शायद ही कुड ब्रिंग दैट एक्स फैक्टर। बट क्लियरली दिखता है कि जो प्रोसेस ड्रिवन चीजें होती हैं, प्रोसेस ड्रिवन चीजें होती हैं। जैसे राहुल द्रविड़ ने पहले जूनियर टीम्स को किया, अंडर 19 की टीम्स को, फिर ए टीम्स को। तो ही वेंट अप द लैडर और वो क्लियरली दिखता है। जैसे अब लक्ष्मण भी उस तरह से ग्रूम हो रहे हैं। तो वो आई थिंक एक्सपोजर एक्सपीरियंस चाहिए था। और वो जीजी का दिख रहा है गैप। बहुत सारे ब्लंडर्स हुए सेकंड टेस्ट मैच में। अगर आ जाए हम तो सेकंड टेस्ट मैच में पहली बार तो फर्स्ट टेस्ट में सबसे बड़ा ब्लंडर तो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करना था उस कंडीशंस में। वो तो समझ ही नहीं आया। वो तो समझ ही नहीं आया। वो तो मतलब आप सोचो इतना बड़ा ब्लंडर, अब घर पे ऐसी गलतियां कर रहे हो तो कहाँ और करोगे मतलब। और यही सेम चीज अब ये देखो,
जब यही आरसीबी वर्सेस चेन्नई मैच हुआ था, अगर आपको याद हो तो, जब बारिश पड़ गई थी उसके बाद आते पहले 5-6 ओवर बॉल खेलनी मुश्किल हो गई थी। जब उस टाइम पे मतलब विराट कोहली एंड डुप्लेसी प्लेड ब्रिलियंटली आउट ऑफ देयर स्किन्स, वो चीज़ इस बार सेम हुआ, वैसी विकेट टाकी थी वो बन गई थी। तो अगर हम एज अ लेमैन बोल सकते हो, हमारी वो रील मिलियन व्यूज पे गई थी, तो ये लोग तो एक्सपर्ट्स हैं, हाउ कैन दे मिस आउट ऑन सच बेसिक थिंग्स? समझ नहीं आता कि दे वर जस्ट मे बी टू ओवर कॉन्फिडेंट। को लगा था न्यूजीलैंड को तो स्टीम रोल ही कर देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, जो मर्जी जैसे मर्जी करें हम। एंड देन सेकंड टेस्ट मैच में यू आस्क फॉर अ टर्नर एंड यू नो योर बैट्समैन आर बैडली शॉर्ट ऑफ रन्स, कॉन्फिडेंस, आपको टर्नर की जरूरत क्या? अब मुझे प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बताइए, अगर आप एक रिलेटिवली बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस देते हैं जो 5th डे तक टेस्ट मैच को लेके जाएगा, रिसोर्स वाइज, स्पिन क्वालिटी वाइज, क्या आपसे न्यूजीलैंड कंपीट कर लेती? नहीं। क्या सैंटनर ऑन अ रिलेटिवली फ्लैट विकेट उतने इफेक्टिव होते जितने इफेक्टिव जडेजा या अश्विन या आपके मतलब कुलदीप या वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं? तो आपने इंग्लैंड सीरीज में सबसे अच्छी बात ये की थी, आपने इंग्लैंड सीरीज में बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट्स नहीं दी, आपने रिलेटिवली फ्लैट विकेट दी थी। वहां पे इंग्लैंड के स्पिनर्स आउटपेस्ड हो गए आपके स्पिनर्स से, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड हियर आल्सो। तो आपने ओवर करेक्शन कर दिया सेकंड टेस्ट मैच में कि कोई बात नहीं, हम ऐसी स्पिनिंग विकेट देंगे, न्यूजीलैंड तो ऐसे उड़ जाएगी। और न्यूजीलैंड केम प्रिपेयर्ड। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, 25% जो इस बॉल्स हैं इस पूरे 3 टेस्ट मैच सीरीज में, उन पर सिंगल या डबल आया टेस्ट मैच में। इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स अ वेरी मतलब 2200 बॉल्स में से रफली 500 समथिंग बॉल्स पे डबल या सिंगल आया है। तो डॉट्स नहीं आई। इसका मतलब कि प्रेशर ही नहीं बिल्ड हुआ। इसका मतलब जो एज अ कैप्टन देखा जाए तो आपने इन एंड आउट फील्ड यूज नहीं किए, आपने ओवर डिफेंसिव फील्ड्स यूज किए हैं, यू जस्ट डिड नॉट अप्लाई एनीथिंग। मतलब आपने सोचा कि डिफेंसिव फील्ड दे, मतलब वो पिच से ही बॉल बीट हो जाएंगे, बोल्ड एलबी हो ही रहे हैं, मुझे जरूरत क्या, एटलीस्ट आई शुड स्टॉप द रन फ्लो। सेकंड टेस्ट मैच में एक टाइम पे न्यूजीलैंड 197 for 3 थी, वहां से वो कोलैप्स होके 259 ऑल आउट हुए हैं, जहां पे ऑनेस्टली स्पीकिंग वाशिंगटन सुंदर गेव यू अ कंप्लीट पिक्चर कि वो इजीली अब आगे गोइंग फॉरवर्ड अश्विन के एक मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पे देखे जा सकते हैं। इज द फ्यूचर रिप्लेसमेंट फॉर अश्विन। उन्होंने ब्रिलियंट नपी तुली बॉलिंग करके उस स्पेल में पूरा न्यूजीलैंड को डिसमेंटल कर दिया। अदरवाइज हम फर्स्ट टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच और बुरी तरह हारते, मतलब वो 350 रन कर देते तो हम शायद इनिंग्स डिफीट से ना हार देते, फॉलन वॉलन ना करवा के बैठ जाते, इतना गेम खराब था उस टाइम पे। एंड देन व्हेन वी बैटेड, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई हैव एवर सीन। फर्स्ट जब आप बैटिंग करने आए, जब रिलेटिवली रोल होने के बाद विकेट फ्लैट थी, तब आप ओवर डिफेंसिव मोड में चले गए। हमने पहले 14 ओवर्स में 19 रन करे। तो रोहित शर्मा का जो डिसमिसल था वो दिखने में ना बहुत ब्रिलियंट लग रहा था कि यार बॉल पड़ के बाहर निकली, बोल्ड हुई, बट दैट वाज अ रेगुलर बॉल दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम टिम साउदी। और अगर रोहित शर्मा अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होते तो कभी भी ऐसी बॉल पे बोल्ड ऐसे नहीं होते। यू नो दिस इज व्हाट यू नीड टू कवर व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट टिम साउदी। तो कोई बहुत ब्रिलियंट टिम साउदी बॉल नहीं था, वो रेगुलर टिम साउदी बॉल था, क्रॉस सीम या स्प्लिट सीम जो वो करते हैं वही बॉल था। पर रोहित शर्मा डिडंट इवन कवर फॉर द लाइन। तो क्लियरली दिख रहा है कि उनका फ्रेम ऑफ माइंड भी सही नहीं है। और उसका भी क्या रीजन है अगर मैं देखूं तो जी नहीं है। उसका रीजन क्या है कि उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में रेवोल्यूशन के लिए ही वेंट ओवर अटैकिंग विद थिंग्स। टेस्ट मैच में उनका जो बेस्ट आज तक हमने उनको बैटिंग करते देखा है वो 2021 इंग्लैंड सीरीज था, जब उन्होंने इंग्लैंड में जाके लॉर्ड्स में रन किए थे, उन्होंने 100 किया था वहां पे, तब ही बाइडेड हिज टाइम, ही प्लेड विद लॉट ऑफ पेशेंस। जनरली दैट इज द वे फॉरवर्ड। टेस्ट में आपको ग्राइंड करना होता है। अब वो क्या करते हैं, 1-2 बॉल इधर उधर बीट होते हैं, फिर वो आगे बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं। ही लूजेस, उनका बेसिकली बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस ऑफ अटैक हो गया। टेस्ट में हर बार वो वर्कआउट हो जाए मुश्किल है। बेसबॉल में क्यों चला? बिकॉज इंग्लैंड इज गिविंग फ्लैट विकेट्स। अब पाकिस्तान ने 2 टर्नर्स दिए तो उनका बेसबॉल की धज्जियां उड़ गई वहां पे। तो अच्छी टर्निंग विकेट्स पे जहां बॉलर के लिए कुछ होता है, आप इतना ऐसे उनको अटैक करके बैकफुट पे नहीं लेके आ सकते। तो दैट डिडंट वर्क फॉर हिम इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। कहीं ना कहीं ये इंडिया की भी अप्रोच नहीं लगेगी, यही बेसबॉल अप्रोच इंडिया ने भी यूज करी है कि हर प्लेयर ही आपका रेड शॉट। कोच आके कह रहा है कि हम एक दिन में 400 रन भी मार सकते हैं और उसके बाद आपकी पूरी टीम से कलेक्टिवली पूरी सीरीज में एक बार 400 से ऊपर नहीं हुआ तो फिर तो एक बार ही हुआ सिर्फ। तो दैट क्लियरली शोज कि है डिफरेंस। अब देखो ना प्री मेडिटेशन कितना हो रहा है कि रोहित शर्मा देख रहे हैं 2 बॉलें बीट हुई। थर्ड टेस्ट मैच में क्लियरली ज्यादा विजिबल था। उस पे आएंगे, जैसे जो फाइनल डे चेस था 147 का, तो 2 बॉल जो हेनरी की उनकी बीट हुई, तीसरी बॉल पे वो आगे बढ़ के मारना शुरू हो गया और वो बॉल मिडल नहीं हुई थी, वो बच गए थे, वो बहुत बच गए थे। एंड वो क्लियर इंडिकेशन था कि यार यहाँ खड़ के फायदा नहीं है, 1 बॉल कैन हैव अ नेम रिटन ऑन इट, इससे अच्छा मैं आगे जाके मारूं। ये ऐसे तो ना खेलते हो रोहित ऐसे खेलते भी नहीं थे। रोहित ने तो इनसे ज्यादा डिफिकल्ट विकेट्स पे
मतलब अगर चेन्नई की विकेट 2021 में इंग्लैंड के अगेंस्ट से ज्यादा खतरनाक विकेट थी, और ये टिपिकल मुंबई विकेट भी नहीं थी थर्ड टेस्ट मैच में, आते हैं थर्ड मैच में, आते हैं पहले सेकंड पे रहते सेकंड पे हैं। आ जाते हैं। तो इसमें इंडिया प्लेड वन ऑफ द वर्स्ट आई थिंक क्रिकेट। 100 रन से ऊपर आप पिछड़ गए पहले इनिंग्स में, फिर जब दोबारा बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड तो फिर से इतनी डिफेंसिव फील्ड्स, फिर से वो 4 की रन रेट पे खेल रहे हैं, फिर से उनको रन मारने दिए, इट डिडंट वर्क आउट दैट वेल। और 350 उस विकेट पे तो कभी चेज होने भी नहीं वाले थे। एंड देन आपकी बैटिंग भी इन सेकंड इनिंग्स किसी में एंगल से सही नहीं थी। मतलब स्टार्ट अच्छी मिली तो आपका मिडिल ऑर्डर पूरा क्रम्बल कर गया। पंत और विराट कोहली का जो मिक्सअप हुआ जिसमें पंत रन आउट हुए, ऐसी चेज में पंत जैसे बैट्समैन रन आउट हो जाए, एंड पंत इज वन प्लेयर व्हिच वी हैव सीन इन द एंटायर टेस्ट सीरीज कि वही थे बस चमक रहे थे। वो कहीं से भी कुछ भी जता सकते थे। तो अभी आते हैं पंत पे भी आते हैं। हाँ, वो मुझे लगता है पंत शायद वो टेस्ट मैच में बैकफुट पे ले आते स्पिनर्स को, और वो वहां पे रन आउट हो गए। सेकंड टेस्ट मैच वाज जस्ट वन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ओवर करेक्शन एंड अ टीम व्हिच इज इन स्टेट ऑफ अ शॉक कि ये क्या हो गया हमारे साथ, मतलब ये दूसरी टीम ने इतना आउट परफॉर्म कैसे कर दिया। सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू अस इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स आल्सो, कि जब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया हैड सच गुड प्लान्स फॉर अस, हमारे हाथ पैर फूल गए एंड वी जस्ट गेव दैट मैच अवे। सेम हुआ। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में ये पैटर्न काफी बार दिख रहा है कि वो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, बिल्कुल वो बैकफुट पे चले जाते हैं। डिफेंसिव फील्ड्स, T20 माइंडसेट वाली चीजें, मेकिंग फॉर थिंग्स टू हैपन से ज्यादा वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन पे आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वो हो गया अब एक तरह से कि स्ट्रेस अब इतना हैंडल हो नहीं रहा। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस, इट्स अबाउट योर मेंटल मेकअप फॉर ऑल दीज इयर्स। T20 में दिस अप्रोच वर्क्स द बेस्ट कि आप थोड़ा बैकफुट पे डिफेंसिव हो जाओ, मेक द बैट्समैन, मतलब लेट द बैट्समैन मेक द मिस्टेक, बिकॉज वहां आपको रन रेट मेंटेन करनी है तो बैट्समैन गलती कर देता है। यहाँ बैट्समैन को ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं है। तो ये इट्स ऑल अबाउट वेदर यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट और नॉट। और डेफिनेटली उनकी अंडरस्टैंडिंग फॉर टेस्ट क्रिकेट तो क्लियरली अभी डाउट में लगती है, एज अ बैटर ऑल्सो एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो। और कोहली, I think the time he has messed up his life in since 2021, where he's all over the place, वो passion for the game नहीं दिखता। और अगर आप दिलीप ट्रॉफी के लिए खेल के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको क्लियरली पता है कि आई एम नॉट द सेम बैटर एनी मोर। आई हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट स्पिन इन श्रीलंका ऑल्सो। आई हैड अ वेरी टॉरेड सीरीज देयर, इवन दो रोहित शर्मा लुक्ड अ गुड प्लेयर। वहां पे भी रोहित शर्मा ने अच्छा करके दिखाया था, इकलौते वही बैटर थे, पर कोहली वॉज ऑल ओवर द प्लेस। तब भी आप उसे करेक्ट करने नहीं आते। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप इतनी बड़ी सीरीज से जस्ट पहले वापस आ रहे हैं लंदन से, ठीक है ना, 2-4 दिन पहले, और अपनी मसल मेमोरी भी खेल रहे हैं। तो आप नेट पे 50 बॉलर्स को लाइनअप कर लीजिए, इट कैन नेवर गिव यू दैट प्रैक्टिस जो आपको एक मैच देगा। तो एक मैच में आप रणजी लेवल के, डोमेस्टिक लेवल के बॉलर्स को वर्सेस आप एक नेट में डिफरेंट हाइट के बॉलर्स को, आप क्लियरली देखो कि थर्ड टेस्ट मैच में ही अगर उन्होंने लास्ट डे 11 बॉलर सुबह बुला रखे थे नेट में प्रैक्टिस करने के लिए, लेफ्ट आर्मर्स हर हाइट के, और उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बॉल पे वो टिपिकल ट्रैप में फंस के आउट हुए। तो ऐसे नहीं होता, यू हैव टू बेसिकली गो थ्रू द ग्राइंड। और ये लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट 2021 से पहले घर में कोहली की एवरेज 123 की थी, अब 21-22 की है। ओ तो मतलब कंप्लीटली खत्म हो गया गेम। पैशन फॉर गेम नहीं है आपको। मैंने जैसे कहा कि 2012 में आपने लास्ट डोमेस्टिक खेला है, 2013 में सचिन ने डोमेस्टिक खेला है, तो अगर इतना डिफरेंस होगा। और मेरे को लगता है कि ये तो एक हमेशा रहा ही है ना कि जब भी आपकी गेम कमज़ोर हुई है तो आप, हर कोई यही रेकमेंड करता है कि आप डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक में जाओ, अपनी चीज़ों पे, कमियों पे काम करो। और अभी तो बीजीटी के लिए क्या हुआ पता है, इंडिया का एक ही प्रैक्टिस मैच था, इंडिया वर्सेस इंडिया ए, वो भी कैंसिल हो गया। वो इसीलिए तो नहीं कि कहीं इंडिया ए से भी ना हार जाए इंडिया। उसने था कि इंजरी नहीं करवानी है, वो सिमुलेशन में खेलेंगे। तो विल बी बेसिकली यूजिंग सिमुलेशंस टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द टेस्ट मैच सिनेरियो। वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द एक्चुअल मैच। ये सिमुलेशंस में कैसे खेलेंगे पता नहीं, कुछ होती होंगी वीडियो सिमुलेशंस एंड ऑल, आई डोंट नो व्हाट दे यूज। तो उसमें दे विल गिव देम सिनेरियोज एंड ऑल, वो जो व्हाटएवर इट इज। क्या चल रहा है भाई ये? तो जस्ट दैट दे आर जस्ट नॉट रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क। पैसा बहुत आ गया, फेम बहुत आ गया, जरूरत क्या करने की। हाँ, टेस्ट तो क्या ही है, टेस्ट में पैसा भी कहाँ है। पैसा भी कहाँ है, शायद मे भी उतनी फॉलोइंग भी नहीं है, बहुत गिने चुने हार्ड। बिकॉज अब ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारा पॉडकास्ट देखने वाले, यही ऑडियंस है। बिल्कुल सही यार। एक सिंपल चीज बताओ, पहले आईपीएल कब डिस्कस होता था, सिर्फ आईपीएल के दौरान। अब आईपीएल कब डिस्कस होता है, थ्रू आउट द ईयर। रिटेंशन, ऑक्शन, ये फलाना ढिमकाना, रूल्स चेंज हो रहे हैं, ये डीसी अभी ओनर के साथ मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई पीआर चल रही होती है। ये बॉलीवुड है, बॉलीवुड ऑफ क्रिकेट, जो आईपीएल बन गया अब। तो अभी भी बॉलीवुड भी नहीं है, ये हॉलीवुड है एक्चुअल में। इंटरनेट ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा तो यही है ना यार। इतना पैसा इन्वॉल्व है हर लेवल पे, तो वो अब फोकस एरिया ही नहीं है। आप सोचो ना,
हम टेस्ट सीरीज हारे हैं 2-0 से पीछे थे, तब भी थर्ड टेस्ट मैच से पहले डिस्कस क्या हो रहा था, रिटेंशंस के बारे में, और किसी लिए कोहली वांट्स टू बी बैक एज अ कैप्टन ऑफ आरसीबी, और वो उनके डिस्कशंस कर रहे हैं कि नाउ वी हैव टू रीबिल्ड द टीम। अभी अब थर्ड टेस्ट मैच नहीं हुआ है एंड यू आर गोइंग थ्रू अ टॉरेड टाइम एज अ बैटर, आपकी रेपुटेशन इज ऑल टाइम लो पे चल रही है इस टाइम पे। पीपल, अब क्या होता है, अगर आप ये वीडियोस एंड ऑल भी डालते हैं कोहली या रोहित के लिए, अब लोग गालियां भी नहीं निकालते। अब उनके टॉक्सिक फैन आके भी आपको कुछ नहीं कमेंट करने ना वो भी थक गए हैं बेचारे, वो भी थक गए हैं, वो क्या जस्टिफाई करें। मतलब कम से कम इतना ही परफॉर्म कर जाओ यार कि जो आपके कट्टर फैन हैं, जो भक्त हैं आपके, कम से कम वो आके गालियां तो दें। हाँ, इस पूरी सीरीज में आप सोचो कि मतलब अगर हम 70 की इनिंग्स निकाल दें कोहली की, तो अगली 5 इनिंग में मिला के 23 रन है। 5 इनिंग्स में मिला के 23 रन, मतलब 93 मारे। और सिमिलर से हाल रोहित शर्मा को 91 या 92 उन्होंने मारे हैं। किन के साथ तो 15 की एवरेज है दोनों की पूरी सीरीज में। और आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो कोहली को जो रूट के साथ, विलियमसन के साथ? मतलब जो रूट क्या बीस्ट बन गए हैं यार, अपने घर में तो कुछ बख्शते ही नहीं है ना। मतलब विलियमसन अपने घर में 100 पे 100 पेल रहे हैं, जो रूट ऐसे कर रहे हैं, स्मिथ कौन सा अपने घर में छोड़ते हैं? स्मिथ भी खा जाते हैं यार, अपने होम ग्राउंड्स को नहीं आप छोड़ सकते हैं। वहाँ बचपन से खेल लो, इतनी मसल मेमोरी, इतना एक्सपोजर, इतना एक्सपीरियंस है, वहाँ 15-15 की एवरेज पे सीरीज नहीं निकाल सकते हो। रोहित शर्मा की बांग्लादेश प्लस ये सीरीज मिला के 13 की एवरेज है, 133 उन्होंने स्कोर किया 10 इनिंग्स में। मतलब उससे पहले अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा इंडिया में ब्रैडमैन टाइप्स एवरेज रखते थे, 80-90s में उनकी एवरेज चल रही होती थी एक टाइम पे। वहां से आप यहाँ आ गए। मतलब बीजीटी सीरीज से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 में हुई है इंडिया में, उससे पहले इस तरह के स्टार्ट थे रोहित शर्मा के। हाँ, तभी तो वो टेस्ट में बहुत लेट आए थे, बट एकदम से फ्लरिश हुए थे। और इंडिया में तो हमेशा उन्होंने अच्छा किया है। इंडिया में तो अलग ही लेवल के प्लेयर है यार, ऐसे मतलब जस्ट दैट ही इज नॉट ट्रस्टिंग हिज डिफेंस एनी मोर, बिकॉज जब 2 बार बीट हो भी गए, व्हेन यू नो, देखो प्रॉब्लम क्या है, इन दीज 6 इनिंग्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनमें से 5 इनिंग्स में तो वो बाहर ही नहीं निकले ना स्पिनर को खेलने के लिए। फास्ट बॉलर्स नहीं काम कर दिया उनका, जबकि वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर जबकि स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर है। तो बेसिकली आप उस फास्ट बॉलिंग उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। तो बेसिकली आप मतलब 20 बॉल के बियॉन्ड भी नहीं गए हैं। ये तो फिर एक वरीसम कंसर्न है ही है। सेम इज द केस विद, देखो कोहली का जो रनआउट हुआ थर्ड टेस्ट मैच में, अब आ जाते हैं तो फर्स्ट टाइम फिर इंडिया टॉस हारा, 235 आई थिंक वाज एट पार स्कोर और लिटिल बिलो पार स्कोर। इतना विकेट डिफिकल्ट नहीं था बॉम्बे का, बिकॉज स्लो विकेट था। रेड सॉइल जनरली फास्ट विकेट होता है, रिएक्शन टाइम कम होता है, तब वो ज्यादा परिसम होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ कि बॉल कोई बहुत ज्यादा उठ के आई, कुछ हुआ। तो इवन अश्विन एंड में भी, 4th इनिंग्स में भी फ्रंट फुट पे आके अपने डिफेंस को ट्रस्ट कर पा रहे थे। बाउंसी विकेट्स या शार्ट टर्न विकेट्स पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बॉल उठी तो आप सिटिंग डक हो, स्लिप पे इजी कैच है। बहुत ट्रू थी विकेट, बहुत रिलेटिवली ट्रू थी, इतनी बुरी विकेट नहीं थी ये। इंडिया इन सेकेंड इनिंग 78 for 1 पे हेराकिरी क्रिएट किया इंडिया ने। पहले जायसवाल, उसके बाद आपने मियाँ को क्यों भेजा एज अ नाइट वॉचमैन? ही इज अ सिटिंग डक। नाइट वॉचमैन में कुछ तो बैटिंग एबिलिटी होनी चाहिए ना। आप अश्विन को भेज सकते थे, अश्विन को भेज सकते थे, वहाँ पे सुंदर को भेज सकते थे, और बहुत सारे थे। उसके बाद जब विराट कोहली केम इन, विराट कोहली जनरली वांट्स टू ओन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक। दिस इज हाउ ही हैज प्लेड ऑल हिज क्रिकेट। रिस्की सिंगल का मतलब है कि वो ऑफ स्ट्राइक होना चाहते थे। उनको था कि मैं आउट ना हो जाऊं लास्ट ओवर ऑफ द डे में, विच इज नॉट लाइक टिपिकल विराट कोहली। इट इज वेरी अनलाइक विराट कोहली। और वहां उन्होंने बिल्कुल मतलब सुसाइडल रन दिया, जरूरत क्या है? तो आपने बेसिकली 78 for 1 से 84 for 4 करके तो न्यूजीलैंड को और अच्छा खासा दिन दे दिया। फिर 180 पे 4 थे, उसके बाद पंत आउट हुए, तो फिर बाकी टीम ने वही किया। सरफराज तो मतलब 100-150 की इनिंग्स के बाद जो बात हो रही थी कि मांजरेकर साहब कह रहे थे कि नेक्स्ट मियंदा दें, और ऑस्ट्रेलिया में तो ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 एंड ऑल, ये वो सब चीज़ें, जैसी ही थोड़ी सी स्पिनिंग विकेट्स आई जहाँ पे ही हैज स्कोर्ड टन्स ऑफ रन इन रणजी, ही लुक्ड क्लूलेस। मतलब मुंबई में तो ऐसा था कि वो माइंड बना के आए हैं कि मुझे सिर्फ स्वीप खेलना है। फर्स्ट इनिंग्स डक, सेकेंड इनिंग फुल टॉस पे स्वीप खेलते आउट हुए हैं, जो कि आप इजीली फ्लिक करके चौका मार सकते थे। मतलब फुल टॉस पे स्वीप खेल के आउट हुए जब आपकी टीम को 147 रन चाहिए, ऑलरेडी 4 विकेट छूट चुकी है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि और अगर वहां पे 50 रन की पार्टनरशिप हो जाती, मैच खत्म था, मैच जीत गए थे वो। आई थिंक इज नॉट रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट। हमने सोशल मीडिया ऑल पे हाइप किया, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल भी है कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट भी बहुत अच्छा नहीं है। हम कह रहे हैं कि की प्लेयर्स डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारा डोमेस्टिक भी बहुत अच्छा है। मतलब दैट क्लियरली शोज कि वहां पे भी अभी तक उस लेवल की डेप्थ नहीं आई है कि ब्रैडमैन ऑफ रणजी इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ
एवरेज स्पिनर्स ऑफ न्यूजीलैंड, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, मतलब अगर आप देखो तो एजाज पटेल न्यूजीलैंड में भी नहीं खेलते हैं, कहीं और तो खिलाते भी नहीं है उनको, उनके करियर की क्या बना क्या दिया, मतलब एजाज पटेल को तो क्या ही शेन वॉर्न बना दिया। सैंटनर टेस्ट बॉलर, सैंटनर का कभी मतलब वो इंस्टाग्राम पढ़ा है? नहीं। पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम गोल्फर, पार्ट टाइम क्रिकेटर लिखता है बंदा, और वो टेस्ट मैच में तो ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर, तो टेस्ट मैच खेलते भी कहाँ हैं यार, बहुत रेयर, मतलब ऐसे बॉलर्स आके सिर्फ टिप्पा मार के बॉल कर रहे हैं और आप लोग करने दे रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स उनका तो उनसे खुद भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कभी बॉल आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज लाइन और लेंथ। और ये सिर्फ किसने सही किया, आप ये सोचो मुंबई टेस्ट मैच में अक्रॉस द इनिंग्स स्टार्ट, मुझे एंड तक तो नहीं याद, एक टाइम ऐसा था जहां पे ऋषभ पंत ने एजाज पटेल की 41 बॉल्स में 75 रन स्कोर किए, मतलब वो 10 की रन रेट से मार रहा है उस प्लेयर को, और उसकी बॉलिंग में कोई कैच भी नहीं छूटा उसका, ऐसा नहीं है कि चांसेस दिए कुछ किए, और वहां दूसरी टीम उसको वो सिटिंग डक की तरह विकेट्स दे रही है, और मतलब कितना, मतलब आप मतलब क्लियरली शोज कि ये आप देखो स्वीप मार मार के आप सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, यू हैव टू यूज योर फीट, यू हैव टू ये ऐसे ये जो स्वीप मारने वाला जो होता था कि आप हर बॉल पे आप स्वीप कर रहे हो, ये वेरी लाइकली जो आपकी बाहर की कंट्रीज आके इंडिया में करती थी, वो करती थी, इंडिया ने वो करा है इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट प्लेइंग रेगुलरली, आपको क्रीज का यूज करना नहीं आ रहा आपको। आप देखो विराट कोहली का सेटअप जो था वो टिपिकल लेफ्ट आर्मर डिसमिसल था, मतलब कुछ एक्सेप्शनल था ही नहीं, इजीली यूज हिज स्पीड रीच, कुछ भी नहीं, उन्होंने बैट के अपना पैर हटा दिया और स्लिप पे कैच, दिखने में लगा वाह व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल, बट इट्स अ रेगुलेशन स्टफ लेफ्ट आर्म स्पिनर, कोई ऐसी नहीं कि बॉल बहुत टर्न हुई, कोई एक्स्ट्रा उठी बाउंस हुई, कुछ नहीं, रेगुलर विकेट। हालांकि जो गिल का बोल्ड था वो फिर भी अच्छी बॉल थी, ही डिडंट कवर द लाइन ऑफ द बॉल, लाइन नहीं कवर करी थी, बट चलो फिर वैसे तो उसने बना दी बॉल ज्यादा, वो नेचुरल वेरिएशन भी नहीं थी, विद द आर्म सीधी आई, तो एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं, आपने अपनी टेक्निक में चेंज किया, देखा जाए तो सेकंड टेस्ट मैच में वो अपना पैड आगे लेके आ रहे थे बैट से, तो इसलिए वो आर्म बॉल पे इजी कैंडिडेट थे, सेकंड इनिंग में उन्होंने करेक्ट किया कि अपना बैट आगे लेके आ रहे हैं, पैड पीछे रख रहे हैं, विच इज कमेंडेबल, जनरली एक सीरीज में ऐसे टेक्निक चेंज करना इतना ईजी नहीं होता, क्लियरली शो, जीजी ने उनके साथ काम किया, उसने क्लियरली उसको करके दिखाया, पर आपने सेकंड इनिंग्स में, आपको फर्स्ट इनिंग्स में उस चीज से रिजल्ट मिले 90 मारे आपने सेकंड इनिंग्स में अपना डिफेंस ही ट्रस्ट नहीं किया, जब आप बॉल लीव कर रहे होते हैं इसका मतलब कि डोंट ट्रस्ट योर डिफेंस, कि ये बॉल अगर, और वो भी ऐसा नहीं है ना कि 6वें 7वें स्टंप की बॉल है, वो मैक्सिमम 4 स्टंप की बॉल होती है, बिल्कुल सही, जो 4 स्टंप बॉल पे आप थोड़े कंफ्यूज हो कि बॉल पड़ के बाहर जाएगी अंदर आएगी, तो मैं अपना डिफेंस को क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ तब मैं ऐसे पंगे ले रहा हूँ, मैंने लीव कर दी। अगर आप अपने डिफेंस को ट्रस्ट कर रहे हैं व्हिच हैज वर्कड सो वेल फॉर यू इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो सेकंड में क्यों नहीं काम करेगी? दैट क्लियरली शोज कि मेंटली टीम वहां नहीं हिली पड़ी थी, मतलब दे वर लो ऑन कॉन्फिडेंस, दे वर स्कैर्ड कि हम कहीं ये मैच ना हार जाएं, बड़ी बेइज्जती होगी, उस चीज में इंडिया ने बिल्कुल ही हाथ पैर ही छोड़ दिए, एंड यू फियरिंग फॉर द वर्स्ट ऑलवेज हैपेंस फॉर यू। और 5 आउट तो ऐसे ही हो गए थे, पहले 5 डिसमिसल्स ना देखने में भी बहुत ज्यादा पेनफुल थे, मगर आप प्रैक्टिकली देखो तो मतलब रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल नहीं थी, मारने का ये लॉजिक नहीं बना, आउट, जस्ट दैट अपने आप को ग्राइंड कर देते, या अगर 30-35 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ग्राइंड करके कर देते तो न्यूजीलैंड हिम्मत छोड़ देता, वो नहीं आपने किया। फिर गिल जजमेंट ऑफ लाइन, ठीक है, विराट कोहली रेगुलेशन डिसमिसल, मगर आप इंटरनेशनल इतने बड़े प्लेयर हो, यू शुड फील सॉरी फॉर गेटिंग आउट ऑन अ सच अ रेगुलेशन बॉल। उसके बाद थोड़ी सी अगर मैं कहूँगा बॉल अच्छी थी तो जायसवाल की थी कि विद द आर्म पड़ के सीधी आ गई तो ही डिडंट काउंटर फॉर दैट, चलो फिर भी स्टिल आई विल गिव हिम लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट, दो इन विकेट्स पे यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। उसके बाद सरफराज फुल टॉस पे आप डीप मिड विकेट पे कैच हो रहे हैं, मतलब इस वजह से तो ड्रॉप कर देना चाहिए, बिल्कुल ये जो करा है ना, जैसे केएल राहुल को तब ड्रॉप करा गया था फर्स्ट मैच में, बिकॉज वो विनिंग पोजीशन से केएल राहुल चाहते तो वो मैच जिता सकते थे जहां पे उन्होंने हरवाया, इसीलिए उनको ड्रॉप करा गया था, क्लियर। बिल्कुल सही। तो अब सरफराज का तो और ज्यादा बनता, क्योंकि सरफराज का तो बहुत इमेच्योर डिसमिसल था। आपने टेस्ट में 10 इनिंग्स में से 3 में आपके डक्स आ चुके हैं, व्हिच इज ठीक है, आपने 150 का बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स खेला है, बट ऐसा तो 100 आपने करुणा से भी देखा है, तो उनको तो नहीं चांस मिला ना बाद में, तो वो ग्लिम्पसेस नहीं दिखे कि इस बंदे में टफ सिचुएशंस में फाइट आउट करने की कैपेबिलिटी एग्जैक्टली है। Exactly. वो गैप दिखा इस सीरीज पूरी सीरीज में इंडिया ने पुजारा या रहाने ऐसे प्लेयर्स को बहुत मिस करा। देखो रहाने भी इंडिया में कोई अच्छा तो नहीं कर पाए थे, पर पुजारा डेफिनेटली यस ही कुड हैव ग्राइंडेड इट आउट
वो ऐसे आउट होने वाले तो नहीं थे नहीं विकेट्स पे, मतलब ही वाज ऑब्वियसली एबल टू ग्राइंड इट ये आउट। 6 इनिंग्स में से 3 में तो वो रुलाते कम से कम, रुलाते ओपोजिशन को, कुछ तो करते और वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपकी जैसे पंत और पुजारा की अगर जब बनती है ना जैसे, तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनती हैं। बनी भी है। इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी थी उन्होंने 2021 में, जहाँ बड़े अनफॉर्चुनेट आउट हुए थे मतलब पुजारा, मतलब वो पुल मारते हुए आई थिंक फॉरवर्ड शॉट लेग के कंधे पे लग के कैच हो गए थे, बड़ा अजीब सा हुआ था। मतलब एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग सोचो, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट ग्राइंड। डिफिकल्ट कंडीशंस में आपको थोड़ा ग्राइंड करना होता है। ये नहीं आप सोच सकते कि ऐसे विकेट है कि अब सेकंड बॉल और थर्ड बॉल विल हैव माय नेम ऑन इट, तो मैं पहले उससे पहले रन कर लूं। देखो ऋषभ पंत की गेम में, और ये बहुत ज्यादा जनरली होता है, जो भी अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं दे ट्रस्ट देयर डिफेंस अ लॉट। मुंबई में वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स व्हिच हैव कम, वो 2012 में आप 186 स्कोर किया था पीटरसन ने। इंटरव्यू में पीटरसन ने बोला था संजय मांजरेकर को कि आई ट्रस्टेड माय डिफेंस। तो जो अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं अपने डिफेंस को पक्का ट्रस्ट करते हैं। दिस इज व्हाट ऋषभ पंत आल्सो डज। वो मारने जाते हैं, उनको लगता है मैं बॉल की लेंथ पे नहीं पहुंचा, वो डिफेंस कर देते हैं, और उनको अपने डिफेंस पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसा नहीं हो रहा होता कि इवन जो डिसमिसल भी था वो भी यही था, बिल्कुल सही कि वो आगे बढ़ने गए थे तो उसने ड्रॉप करी थी बॉल, शॉर्ट कर दी थी, तो उसने कर दिया था। कंट्रोवर्शियल था मेरे साथ, तो नॉट आउट था, क्लियरली नॉट आउट था, बिकॉज़ Clearly not out यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने जायसवाल के टाइम पे डाउट था कि बैट पे लगी, कि बैट पे लगी, साइमल्टेनियसली लगी है, तो आपने जो ऑन फील्ड एम्पायर था उसको रखा। आपने पंत के टाइम पे वो क्यों चेंज का समझ नहीं आया मुझे, टू बी ऑनेस्ट। ऑस्ट्रेलियन एम्पायर्स वैसे भी समझ नहीं आते। मतलब पॉल राइफल, सॉरी टू से, इज अ वेरी एवरेज एम्पायर, ही इज नॉट इंटरनेशनल वर्दी एम्पायर, ठीक है ना। वो मतलब एक साइमन टॉफिल आज तक ऑस्ट्रेलियन एम्पायर लगे हैं जो उस लेवल के हैं। ऑन फील्ड एम्पायर्स वर ब्रिलियंट, दोनों ने बहुत ही टू बी ऑनेस्ट कि कभी काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऐसे विकेट्स के ऊपर एम्पायरिंग करना। थर्ड एम्पायर वाज बिलो एवरेज, वेरी पुअर, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर। और पॉल राइफल फॉर मी इज़ अ वेरी पुअर एम्पायर। ऑस्ट्रेलियन बायस है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली नॉट वर्दी ऑफ एन इंटरनेशनल एम्पायर, वो तो है ही नहीं है चीज़। बट स्टिल यार, आप एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन पे इसको रैप अप नहीं कर सकते, बिकॉज उसी बंदे ने रन मारे हैं सिर्फ, बाकी उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं ना। अगर आपका सेकेंड हाईएस्ट स्कोर आपके बायज हैं, 12 रन जो थे वो सेकेंड हाईएस्ट था, तो इट इज अ कंसर्न। मतलब 64 के बाद सेकेंड हाईएस्ट इज 12। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 12 मारे और 22 ने भी 12 मारे, मतलब दैट वाज योर सेकेंड हाईएस्ट स्कोर। मतलब उसके बिना कुछ नहीं किया पूरी टीम ने, व्हिच इज शॉकिंग टू सी। इंडिया ने जो सेकंड इनिंग्स में कितने ओवर्स खेले होंगे? आई थिंक अराउंड 30 ओवर समथिंग खेले, ज़्यादा थोड़ी कुछ खेले है ना, क्योंकि लंच के जस्ट बाद तो निकल के सारे, ठीक है ना। आप ये समझो कि थर्ड इनिंग्स में विलियंग ने 100 बॉल्स खेली हैं, 100 प्लस। तो ऐसा तो था ही नहीं कि एक तरफ उनका एक प्लेयर है जो 20 ओवर खेल रहा है और हम 30 ओवर में सारे ढेर हो रहे हैं। और हम कहते हैं हम डोमेस्टिक नहीं खेलते, ये नहीं खेलते, वो नहीं खेलते। अब मुझे एक बात बताओ, विलियम का क्या एक्सपीरियंस इंडिया में खेलने का? कुछ भी नहीं। कितना खेले वो एशियन कंडीशंस में? इस सीरीज से पहले उनकी 26 की एवरेज थी, 26 के एवरेज में आए हैं वो सीरीज में, मतलब, और वो स्कोर कर गए, और वो टॉप स्कोरर्स हैं, और मतलब 244 हैं, मतलब, और मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, और मैन ऑफ द सीरीज डिजर्विंग है मैन ऑफ द सीरीज में। उन्होंने हर बार आके, देखो सबसे बड़ी बात क्या कि एक बार भी न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर डिसमेंटल नहीं हुआ, और हर प्लेयर ने की इनिंग्स खेली है। फर्स्ट में आपके डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने, सेकेंड टेस्ट मैच में लेथम ने और कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने, उसके बाद थर्ड टेस्ट मैच में डैरिल मिचेल से खड़ा भी नहीं जा रहा था, बिकॉज इट वाज ड्रेनिंग, वेरी डिफिकल्ट। मैं एक हफ्ता पहले ही बॉम्बे में था, 27 को आई हैड अ मीटिंग इन मुंबई, और हम वहाँ से टर्मिनल 1 एयरपोर्ट से एक रामेश्वरम करके कैफे बस वहाँ तक गए थे, और वो पैदल चल के गए थे, और उसमें हमारे को पता चल गया था कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, है नहीं है इतना, मतलब ह्यूमिड और वहाँ होता है। उस गर्मी में खेलना इज़ नॉट अ जोक। 1 घंटा पूरा ऐसा था जिसमें वो चल भी नहीं पा रहे थे, स्टिल उन्होंने अपने विकेट वैल्यू की खड़े रहे, 80 मार गए, ठीक है ना। वहाँ पे विल जंग ने दोनों इनिंग्स में 50 की, मतलब हर प्लेयर ने उन्होंने, मतलब आप देखो कि बेसिकली आपके टॉप 5 में से किसी ना किसी एक प्लेयर ने बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और एंड में भी जब सिचुएशन डिफिकल्ट थी तो वहाँ पे 3 छक्के जो जड़े आपके फिलिप्स ने, वही डिफरेंस था। फिलिप्स 14 बॉल में 26 मार के गए और हम 25 रन से टेस्ट मैच आ रहे हैं। तो मतलब एवरी प्लेयर न्यू। और फील्डिंग में आई थिंक टुडे, इन टुडेज टाइम, बिकॉज जडेजा ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एज, आई वुड से कि फिलिप्स शायद वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर है। द कवरेज दैट ही हैज, जो उनका कोर की स्ट्रेंथ है, सब कुछ, वेरी हैंडी स्पिनर। थोड़ा और एक्सपीरियंस होता है तो ही कुड इजीली बी द सेकंड स्पिनर फॉर न्यूजीलैंड इन दिस टेस्ट मैच। वो थे भी, सोडी को तो आपको, सोडी तो खिलाया ही नहीं उन्होंने, वो तो सेकंड इनिंग्स में तो आया ही नहीं पड़ी, और फर्स्ट में भी मेरे 2-4 ओवर ही करवाए थे, 5-6 ओवर किए सर, बस एक
वो पंत का जो थोड़ा गंदा सा डिसीजन था वो भी जस्ट टच करके लेग स्टंप पे जा रही है, वो भी लाइन डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट किया। चलो स्टिल होम एडवांटेज आपको इतना ज्यादा होता है इन विकेट्स पे। देखो इंडिया में आप क्या चाहते हो, विकेट टर्न हो, डस्ट हो और गर्मी हो हवा में, ताकि प्लेयर्स में स्टैमिना ही ना रहे, क्योंकि हमें आदत है उनमें खेलने की। आपने वैसी ही दिए। बैंगलोर में रिलेटिवली थोड़ा ह्यूमिड हो गया था बाद में, मुंबई एंड पुणे वर सुपर ह्यूमिड। तो उन कंडीशंस में जिसमें फॉरेनर्स टिकते ही नहीं है, आप उनके लिए जितना वर्स कर सकते थे आपने वो किया, और आप उसके बाद इतनी बुरी तरह 3-0 हारे। तो दिस इज वन डिफीट विच इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडियन क्रिकेट। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एवरीवन टू डाइजेस्ट इट। बीजीटी का क्या हाल लग रहा है? बीजीटी के स्क्वाड की पहले तो ये बात कर लेते हैं, इंडिया की तरफ से जो टॉप रन स्कोरर्स पंत, उन्हीं को ही आप मानोगे, बस यही थे। एक रनआउट भी था सबके। हाँ, एक रनआउट भी था और एक और दो डाइसी डिसीजंस भी थे, और एक तो क्लियरली लगे रह गया अनलकी डिसीजन है, वो तो बनते नहीं था। तो पंत तब भी 261 टॉप स्कोरर, और दिख रहे थे वो अकेले कि ये अलग है, ये बैट्समैन अलग है। खेल रहे होते तो न्यूजीलैंड बिल्कुल ऐसे लगती थी फ्लैट हो गई है। एग्जैक्टली। तो पंत के अलावा, और नो डाउट ये जगह अगर हम इसकी रील काटेंगे तो लोग कहेंगे फिर पीआर मशीनरी एक्टिव हो गई। मैं कहूँगा अब देखो, अब इस टेस्ट में देख लो यार, पूरी सीरीज में पीआर मशीनरी की जरूरत नहीं है। ही इज अ लीग अपार्ट प्लेयर, ही इज अ लीग अपार्ट प्लेयर। और ये सब जो बाकी टीम में भी लोग खेल रहे हैं, ये भी थे लीग अपार्ट प्लेयर। ऐसा नहीं है कि नहीं है वो। रोहित लीग अपार्ट है, रोहित कोहली हैं, पर एप्लीकेशन दूर दूर तक नहीं है अब। पंत भी देखो, जायसवाल कुड हैव बीन द डिफरेंस, बट ही जस्ट गेव अवे हिज विकेट्स टू अर्ली। वो स्टारडम अब दिमाग में सिंक इन करेगी। बीजीटी उनकी सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज आने वाली है। ये मेक इट और ब्रेक इट है। देखो इंडिया का टॉप 4 डिसाइड करेगा। डिफरेंस क्या होता है, मैं सिंपल चीज बताता हूँ। जब इंडिया में आप खेलते हो तो आपके टॉप बैटर्स होते हैं सपोर्टिंग रोल। आपके मेन कौन है? अश्विन और जडेजा। वही रन मारेंगे, वही विकेट्स लेंगे, पर वो आपके स्टार प्लेयर्स हैं। इंडिया में दे आर द स्टार प्लेयर्स। इंडिया जीतती है, उन पे जीतती आई। उनका एवरेज सीरीज आया तो इंडिया खत्म हो गई, सिंपल एज दैट। अब्रॉड जब आप जाते हो तो दे बिकम द सपोर्ट प्लेयर्स। तब आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली बिकम द स्टार प्लेयर्स। तो आपका टॉप 4 डिसाइड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो। आपकी बॉलिंग वहां पे 20 विकेट ले लेगी, रिलेटिवली फ्लैट विकेट्स होंगी, बॉलिंग आपकी कुछ ना कुछ करके दिखा देगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट। बट आपके बैटर्स वैसे रन दे पाएंगे आपको कि नहीं, वो बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि जायसवाल कंफर्टेबल लगे साउथ अफ्रीका में, नो डाउट यहाँ इतनी सीम मूवमेंट नहीं मिलेगी। रिलेटिवली बॉल बाउंस करती है, बस सीम मूवमेंट नहीं होती। गिल डिड वेल लास्ट टाइम, सो आई एम होपिंग ही हैज डेफिनेटली इवॉल्व्ड एज अ क्रिकेटर, तो बेटर करेंगे। आई हैव सीरियस डाउट्स अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली नाउ। विराट को मैंने स्टिल रेट किया था कि टॉप 5 स्कोरर्स में से एक होंगे सीरीज में, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का टेम्पलेट उनको अच्छे से समझ आता है। ही अंडरस्टैंड्स ऑस्ट्रेलिया लाइक एनीथिंग। उनकी बेस्ट टेस्ट इनिंग्स हमें हमेशा ऑस्ट्रेलिया में दिखी है, बट वेदर ही हैज दैट हंगर और नॉट, वो अब वो मिसिंग लगती है। वो ग्राउंड में भी मिसिंग लगती है, वो बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है वो कि पैशन है नहीं है, उतना नहीं है, खत्म हो चुका है वो। रोहित शर्मा अगेन ही विल हैव टू गो बैक टू द ग्राइंड। वो भी वो हंगर, वो पैशन है, बिकॉज घायल शेर है, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको पता है कि उनका करियर ऑन द राइटिंग ऑन द वॉल है। और WTC फाइनल में पहुंचने के लिए अब इंडिया को 5 में से 4 मैच जीतने हैं, अगर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना तो। हाईली अनलाइकली, बहुत मुश्किल है ना। 3-2 भी कर लें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना तो पक्का है कि 5 अगर बारिश नहीं पड़ती तो डिसीजन तो 5 में आएंगे। और 4-1 भी नहीं हो सकता ना, 4-0 होना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम है अगर क्लियर जाते हैं जाना, किसी पे डिपेंड ना होके, तो या तो 5-0 चाहिए, 4-0 चाहिए, वो कंसर्न है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनी सच ऑफ इमेजिनेशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है बीजीटी में? इस बार कंसर्न क्या है कि हम 2018 में जब जीते, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट फुल स्ट्रेंथ। 2021 में जीते, नो डाउट हम भी फुल स्ट्रेंथ नहीं थे, तो आसपास भी फुल स्ट्रेंथ नहीं थे, बट ऑस्ट्रेलिया का भी कोर सेटल्ड नहीं था। टिम पेन वाज नॉट द बेस्ट कैप्टन। तब तो वैसे ही इनका भी chaos मचा था। कमिंस नाउ इज अ वेरी सेटल्ड कैप्टन, has complete control over the team and respect of the team also. He's also one of their best players. अब हाँ, प्रॉब्लम ये है कि they don't have a settled opener, क्योंकि वार्नर को तो नहीं लेके आएंगे और वार्नर की रिप्लेसमेंट नहीं है उनके पास आज की डेट में। और दूसरे स्मिथ भी काफ़ी हद तक अब वो विराट कोहली एंड ऑल वाले देने लग गए सिग्नल्स कि वो अपने बेस्ट पे नहीं है। जो अभी डोमेस्टिक खेले हैं उसमें वो बिल्कुल क्लूलेस लगे हैं। तो वो कुछ हैं उनके भी कंसर्न एरियाज। और सबसे बड़ी बात उनके लिए क्या है कि उनका फास्ट बॉलिंग क्वार्टेट, आई थिंक, या ट्रिपलेट जो है और लायन है शायद उनकी, वो लास्ट सीरीज, उसके बाद एक एशेज और वो खेल लेंगे। अगले एशेज के बियॉन्ड में उनको जाते नहीं देख रहा हूँ। वो एशेज उनका मेरे ख्याल से स्वान सॉन्ग होगा, एंड ऑफ द वो है। तो 5 टेस्ट मैच के सीरीज में अपने पेस ट्रिपलेट को
किस तरह से रोटेट करते हैं, इंजरी से बचाते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी. नो डाउट दे हैव टेकन स्टेप्स. गैप बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस में, पहले टेस्ट मैच के दूसरे टेस्ट मैच में 9 दिन का गैप है, उसके बाद 7 दिन का गैप है, तो दे हैव ऑलरेडी टेकन स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. तो बट वो ही रहेगा. इंडिया के स्क्वाड पे आ जाते हैं, थोड़े वो है. चलो बैट्समैन तुमने डिस्कस कर लिए. मतलब सबसे बड़ी बात है कि अभिमन्यु ईश्वरन को फाइनली चांस मिला. बनता था. आई थिंक ही हैज अर्नड हिज प्लेस इनटू द टीम. मतलब अगले अब ऋतुराज और साई सुदर्शन हैं इन द लाइन जो होने चाहिए, जिन्होंने पर परफॉर्म टेस्ट में ये अभिमन्यु बनते थे. अभी डोमेस्टिक में इतनी 100 पे 100 करके आए. नो डाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट स्टिल ही हैज अर्नड हिज प्लेस. बाकी तो प्रीटी मच सिमिलर बैटिंग कोर है, एग्जैक्टली सेम जो हम देखते हैं. ओपनर्स में बेसिकली हमारे पास एक बैकअप ओपनर है अभिमन्यु, अदरवाइज रोहित और जायसवाल ही होने वाले हैं. पहला टेस्ट मैच तो रोहित नहीं खेलेंगे, पहला मैच नहीं खेलेंगे. पर्थ में वो नहीं होंगे. ओके. बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग चाइल्ड बर्थ. तो जितना सुना है कि वो उन्होंने कहा भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद वो ना हो, अभी 100% सर्टेन नहीं है. ऑब्वियसली वो तो डेट आगे पीछे होती रहती है. टॉप एंड मिडिल ऑर्डर में गिल, विराट, केएल, पंत, सरफराज और ध्रुव जुरेल. तो इनमें से क्या आप देखते हो विराट को ड्रॉप होते हुए? आई डोंट थिंक सो. खेलेंगे, पूरी सीरीज खेलेंगे. लास्ट सीरीज हुई क्योंकि अगर नहीं कुछ करते, बट ठीक है, पर खेलेंगे सारी. गिल भी पूरा खेलेंगे क्योंकि गिल ने ये 4 तो फिक्स रहेंगे. रोहित अगर अवेलेबल होंगे तो खेलेंगे. केएल राहुल डेफिनेटली आई थिंक विल बी द स्टार्टर नाउ, बिकॉज जिस तरह से सरफराज ने डिसअपॉइंट किया है. पंत तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक प्लेयर फॉर द सीरीज. बाकी देखना पड़ेगा कि ध्रुव जुरेल को यूज करते हैं कहीं नहीं करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. बिकॉज सॉलिड बैटर है, काफी अच्छे बैटर है. मुझे लगता है उतने बेचारे डिस्कस नहीं होते हैं, जबकि उन्होंने करके दिखा भी दिया. केएल राहुल और सरफराज से डिस्कशन होती रही, पर ध्रुव जुरेल की किसी ने बात नहीं की, जो कि पिछली सीरीज के फाइंड ऑफ द सीरीज थे. उन्होंने टेस्ट मैच जितवाया था. इन्होंने रणजी में कैसा करा परफॉर्म? अच्छा करते हैं. अभी 100 भी किया था पीछे. ठीक है, काफी क्रिटिकल नॉक किया, मतलब ऑलमोस्ट 100 किया था. काफी अच्छा है, मतलब इज परफॉर्मिंग देयर आल्सो. गॉट इट. सो हो सकता है इनको मौका मिले केएल और सरफराज की जगह. इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया के ऑलराउंडर्स होने वाले हैं, बिकॉज अश्विन इज नॉट द सेम अश्विन एनी मोर. जडेजा इज ऑल्सो ऑन द अदर साइड ऑफ द करियर. वॉशिंगटन सुंदर उस लेवल पे भी स्टैब्लिश हो गए, नहीं हो गए, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. अक्षर सेलेक्ट नहीं हुए हैं सीरीज के लिए. और एक नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं, हु कैन बी अ गुड हैंडी फोर्थ सीमर. बट ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें थोड़ी पेस चाहिए होती है, और ये 130s वाले हैं. 130s वाले. तो कैन ही बी द शार्दुल ठाकुर काइंड ऑफ अ फिट और नॉट, वो थोड़ा देखना पड़ेगा. तो ही कैन बी अ गुड फिट इन पिचेस लाइक पर्थ एंड गाबा, जहां पे रिलेटिवली बॉल थोड़ी हेल्प ज्यादा मिलती है बॉलर को, कि अब निपी हो तब भी यू आर गुड फोर्थ ऑप्शन. एग्जैक्टली. और डेफिनेटली वो एक देखते हैं, लेट्स सी. बॉलर्स में सिराज इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, बिग कंसर्न. कुलदीप आए नहीं है, इंजर्ड है. सारा प्रेशर अब इस टाइम पे बुमराह पे, बिकॉज आकाशदीप नो डाउट ही हैज लुक्ड वेरी इंप्रेसिव बट इनएक्सपीरियंस्ड है. फिर हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, ये तो कहाँ ही आ जाएंगे पिक्चर बहुत मुश्किल है. आकाशदीप ही लगते हैं अगर सिराज नहीं खेलते. सिराज स्टार्टिंग में तो खेलेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि. पर आपको नहीं लग रहा कि सिराज पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास? और साउथ अफ्रीका में पूरा टेस्ट मैच जितवा के आए हैं, ठीक है ना. वर्ल्ड कप में भी ठीक था, क्या कर सकते हैं. मतलब एटलीस्ट वही है कि मतलब हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, बट स्टिल आपके पास उतना बड़ा पेस पूल भी नहीं है. और बड़ी सीरीज, पिछली सीरीज में बहुत अच्छा करके आए थे जब बीजीडी में गए थे ऑस्ट्रेलिया. फाइंड ऑफ द सीरीज थे उस टाइम पे. तो लेट्स सी, रेपुटेशन में आप खिला लेते हो कुछ मैचेस तो. क्योंकि उसके बाद रिजर्व्स में भी जो आपके पास हैं, जो ट्रैवल रिजर्व्स हैं, उसमें खलील हैं आपके पास, उसमें मुकेश कुमार है आपके पास, नवदीप सैनी इज लुक वेरी ऑफ कलर सिंस लॉन्ग. मुकेश नो डाउट डिड वेल इन दिस प्रैक्टिस मैच. मतलब पर ये वो नहीं है कि जो ऐसे कह के विकेट ले लें, ये कोई भी नहीं है इनमें से. प्रॉब्लम यही है कि प्रेशर ऑन बुमराह विल बी अ लॉट. और टॉप फोर ने अगर नहीं परफॉर्म किया, इंडिया खत्म है सीरीज में. अगर टॉप 4 कर गए तो इट कैन बी अ टाइट कंपटीशन, अदरवाइज इट्स एन ऑस्ट्रेलियन समर फॉर श्योर. और पेस का तो सारा लोड जो है वो बुमराह पे आने वाला है. इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया अच्छे कॉन्फिडेंस में रिलेटिवली, इंडिया इज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस. बिकॉज थर्ड टेस्ट मैच हम सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी कारण हारे, अदरवाइज हमें हारना बनता नहीं था उस टेस्ट मैच में. वी वर लाइक they were not even having सैंटनर in their team. Just imagine तो सैंटनर होते तो क्या हाल होता. सबने यही बात बोली है कि अगर सैंटनर होते तो क्या होता. यार आप सोचो, सोडी की जगह सैंटनर एंड बोर्ड खड़े रहते इस विकेट पे, इंडिया ने तो पागल ही हो जाना था. तो अभी तो आपने न्यूजीलैंड की बी टीम को हराया, से हारे हो बेसिकली. तो इट इज अ वेरी लो टाइम ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ. तो मतलब इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी इंडियन क्रिकेट फैन, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, मैं तो ना मतलब पूरी सीरीज में जिस तरह से न्यूजीलैंड जीती है ना मैच, कि हर बार मैच में मतलब
ऑलमोस्ट हर मैच में ये टॉप पे रहे हैं। बीच में इंडिया हर मैच में ना थोड़ा थोड़ा हिंट देती थी कि कमबैक करेंगे, डोमिनेट नहीं किया, डोमिनेट तो दूर दूर तक नहीं करा, पर इंडिया ने कमबैक के तीनों मैचेस में दिखाए हैं कि हाँ हर बार तीनों मैचेस में एक एक पोजीशन पे आए हैं ऐसे जहाँ पे लग रहा है भाई इंडिया टर्न अराउंड कर जाएगी। बैटिंग वाज द वीक लिंक, बट बॉलिंग ने भी उतना अच्छा तो नहीं करा। मतलब 400 रन खा रहे हैं बैंगलोर की उस विकेट पे, तो वो गलत ही था। एग्जैक्टली तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट वुंडेड, देखो सबसे बड़ी चीज क्या ना विच कैन वर्क फॉर अस इन बीजीटी इज कि लास्ट सीरीज हमें जितवाई थी यंग प्लेयर्स ने, तो टॉप प्लेयर्स पर उस टाइम भी डिपेंडेंट नहीं थे। वेदर दोज यंग प्लेयर्स हैव मैच्योर्ड नाउ टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स और नॉट, वो देखना पड़ेगा। आपको लगता है कुलदीप यहाँ होते तो कुलदीप को मौका मिलता? बिकॉज देखो ऑस्ट्रेलिया में लेगीज को बहुत हेल्प रहता है, बिकॉज विकेट में बाउंस है तो लेग स्पिनर्स जनरली डू वेल इन ऑस्ट्रेलिया। फिंगर स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं रहती है। देखो इसमें नो डाउट लेथन लायन इज अ लेजेंड, दैट्स व्हाई, तो ये एक डिफरेंस तो पर एक है अश्विन ने जो थर्ड इनिंग में जो कैरम बॉल पे विकेट्स किया था, दोनों विकेट्स ली थी, विलियम की भी, और वो ब्रिलियंट बॉल्स। मतलब ये नहीं खेल सकते आप यार, यही ऐसी पिच पे तो खेल ही नहीं सकते। अब वही डिपेंड करता है पर ये इन्होंने क्यों नहीं करा इतना कॉन्फिडेंस ना। देखो वेरिएशन आप तब ट्राई करते हो व्हेन यू कॉन्फिडेंस अबाउट योर रिलीज एंड ऑल। अश्विन को तो अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं मिल रहा था। बस रीजन क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट द आवर्स दैट हैज गॉन इन। देखो एक बात सिंपल मैं समझाता हूँ, जब आप ओल्ड हो जाते हो ना, आपको और ज्यादा घंटे देने पड़ते हैं अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करने के लिए। क्यों? जब आप यंग हो, आपकी बॉडी डायनामिक्स सही काम कर रही है, आपके हाथ के ज्यादा कंट्रोल में है, तो आपको पता है मैं यहाँ पर डालने डालूंगा वो डलेगा। जब आप थोड़े रिलेटिवली बूढ़े हो जाते हैं, मतलब 35 प्लस एज में चले जाते हैं, आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस स्लो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, आपके कंधों में उतनी जान नहीं रहती, आपका कंट्रोल ओवर योर गेम उतना नहीं रहता। तो अगर आपको अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करनी है टू रिपीट दैट स्किल, तो अगर आपको पहले 6 घंटे देने पड़ने थे तो 12 घंटे देने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई प्लेयर्स रिटायर ना। बट बहुत कम लोग हैं जो उस लेवल की एफर्ट उस एज पे डाल पाते हैं। तो आज अगर रोनाल्डो वांट्स टू बी एट हिज पीक गेम, तो उनको और ज्यादा जिम और ज्यादा फिटनेस रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी, या उठ के भी वो खेल सकते हैं? ऑब्वियसली ज्यादा ही करना पड़ेगा। दैट इज द प्रॉब्लम कि वेदर यू आर एबल टू पुट इन दैट हार्ड वर्क और नॉट। वही रोहित शर्मा और विराट कोहली अब नहीं कर पा रहे। दे डोंट हैव दैट पैशन एनी मोर टू पुट इन। ये एंड में लंबे करियर्स में सिर्फ राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर वाले एरा में लोगों ने करके दिखाया। तो ऐसा लग रहा है इतना सैड पॉडकास्ट हुआ ना, ये इतना सैड पॉडकास्ट हुआ, मतलब क्या ये जो हमने एक लिस्ट नहीं बनाई थी हमने पूरी कि इंडिया शुड हैव वॉन, इंडिया शुड हैव वो वाले टेस्ट मैचेस में, ये तीनों मैचेस ही ऐसे हैं इंडिया शुड हैव वॉन, इंडिया शुड हैव इजीली वॉन दिस सीरीज। और ये होम मैचेस के लिए तो हम बात भी नहीं कर रहे थे तब, हम बीजेटी की बात कर रहे थे। हम तो कह रहे थे बीजेटी समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। हमें क्या पता था कि भाई ये तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड बना दिया यार। ये तो उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री का, उनकी स्पोर्टिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। और सोचो न्यूजीलैंड का क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी ये सीरीज, क्योंकि उनके प्लेयर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ऑप्ट आउट करना शुरू कर दिया था। विलियमसन हैज ऑलरेडी ऑप्ट आउट, बोल्ट कर चुके हैं, और प्लेयर्स ऑलरेडी रेडी हैं। यंग प्लेयर्स काफी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम करें ना करें, तो देयर क्रिकेट वाज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया के लिए बीजीटी सीरीज थी जीतना, जैसे 21 वाली, वो सेम इनके लिए वैसा सही फिनोमेना है, उससे ज्यादा बड़ा, क्योंकि दिस विल रिवाइव टेस्ट क्रिकेट इन द कंट्री। पीपल विल पिक अप टेस्ट क्रिकेट अगेन कि हाँ हमारी टीम कुछ कर, चलो कुछ तो इंडिया ने अच्छा करा। देखो यार पता है क्या है, मैं सिंपल सी फंड है, बहुत हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन सिंपल लोग हैं, ठीक है ना, तो इट इज गुड कि ऐसे लोगों को उनका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। इट्स अ बैटल अगेंस्ट समबडी हु इज लो ऑन रिसोर्सेज पुटिंग इन देयर बेस्ट वर्सेस पीपल हु आर ओवरवेल्म्ड विद रिसोर्सेज। हाँ, जो शो ऑफ में ज्यादा चले गए हैं, जब शो ऑफ वाले लोग जीत रहे होते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है यार कि बेचारे वो अंडर कुक से हैं, बेचारे बात नहीं करते, स्लेज नहीं करते। हम यहाँ पे स्लेजिंग कर रहे हैं भर भर के, वो स्लेजिंग उनकी बहुत कम रही है। सरफराज वाला इंसिडेंट उन्होंने डैरिल मिचेल को तो उन्होंने इरिटेट ही कर दिया था, कर करके एम्पायर को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तुम कल के बच्चे हो भाई, मतलब सामने वाले प्लेयर के स्टैचर देखो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो पंत स्टाइल ऑफ, जो आप बोल लो स्लेजिंग में नहीं बोलोगे, पंत स्टाइल ऑफ बेसिकली डिस्ट्रैक्टिंग है, जो बैंटर है, वो जायज है। इसके बाद नहीं अच्छा लगता है, वो ना लवेबल सा लगता है, ऑपोजिशन भी उसे लाइक करती है। एग्जैक्टली, इट क्रिएट्स प्रेशर, इट इज नॉट इरिटेटिंग यू। अब ये देखो कि फोर्थ इनिंग्स में भी जब एजाज पटेल ऐसे खा रहे थे इंडिया को, बनता नहीं था, और इधर से पंत एजाज को खा रहे हैं, और उनके बीच में बड़ी प्यार भरी बातें चल रही हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैच चल रहा है अपनी जगह। सरफराज का आई फेल्ट कि आफ्टर दैट 150 ही जस्ट थॉट कि आई एम द नेक्स्ट स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, कि अब मेरी गेम हो गई है।
जस्ट दैट वो मोमेंट ने उनको सिंक कर दिया, नहीं तो इतने बुरे प्लेयर वो स्पिन के नहीं है डोमेस्टिक में आप इस ग्राउंड पे आपकी 150 की एवरेज थी, और यही सेम विकेट्स मिलती हैं यार रणजी में, और रणजी में उल्टा ज्यादा खतरनाक भी होती है विकेट्स। पता नहीं, समझ ही नहीं आया। मैं खुद सोच रहा था यार ये तो होम ग्राउंड है यार इसका, ये बंदा पूरी जिंदगी बचपन से खेल रहा है यहाँ पे। रोहित शर्मा इन्हीं विकेट से पले पड़े हैं, रोज इन्हीं विकेट्स पे खेले हैं, इन्हीं विकेट्स को खाया है, पिया है, सब कुछ किया है। Somehow, I think just Indian cricket was waiting for this. I was just waiting for this disaster to happen, and I really hope that this is going to change Indian cricket or not. और ये अच्छी चीज़ नहीं है कि सीनियर्स हमेशा ऐसे फेज आउट हो गंदे हार के। 2011-12 वाले लेग में वो जो 8-0 हुआ था और उसके बाद इंडिया इंग्लैंड से भी हार में आ रही थी, शायद भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आई सीरियसली होप कि बीजीटी में अब ऐसा ना हो, नहीं तो बहुत पेनफुल होगा। वो 1.5 महीना एज एन इंडियन फैन मतलब घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। I'm really hoping कि वो ना हो। ऐसे बच्चे बाहर इंडिया को सपोर्ट करता है बच्चे बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं होती, आज तो यूट्यूब ट्यूटर ही कहाँ से बख्शते हैं। सही में तो मतलब यूट्यूब पे लोगों ने बजा देनी है पूरी तरह। सही में इतना हमने क्रिटिसाइज कर दिया, इतना मीम मटेरियल बना दिया हमने, इतनी गालियां पड़ेंगी। पाकिस्तान वाले कितने खुश होंगे कि यार हम तो जीत गए सीरीज। पाकिस्तान के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वैसे वो बहुत स्मार्ट हैं, वो इतना समझ गए कि इंडिया को कभी क्रिटिसाइज मत करो, वैसे वो नहीं करते। इंडियन ऑडियंस है, हम है बेवकूफ, हम है जो यहाँ बैठ के अभी इंडिया को पूरा क्रिटिसाइज कर दिया हमने भर भर के, और फिर एंड में लोग बोलेंगे भाई तुम होते कौन हो, या आपका तो कांस्टेंट ही है, ये मोटा है कौन भाई, ये कौन है भाई। सीरियसली भाई बात अब क्या करें ना, लॉजिकल बात जो है वो बड़ी मुश्किल होती है समझानी। जो ये हवा में बातें होती हैं ना, जैसे मैं ना कमेंट्री भी देख रहा हूँ इंडिया की, जो मैच में तीनों मैचेस में जो कमेंट्री हुई है इतनी बायस्ड थी ना कि अगर किसी ने बुरा शॉट खेला उसको बोलो ना बुरा है, आप कैसे बोल सकते हो। इस बार एक चीज नोटिस की, तेंदुलकर का थोड़ा ट्वीट आया, बाकी ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स ने कुछ ज्यादा बेइज्जती भी नहीं की है 3-0 पे, नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पीपल कंप्लीटली पील यू ऑफ। आप ये देखो ना, एक टाइम पे मांजरेकर इतनी हिम्मत रखते थे कि जो इंडिया का टॉप ऑलराउंडर उसको बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोल रहा है, और आज नहीं, गायब है, हिम्मत ही नहीं किसी की। हर्षा भोगले तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी सी रोमांटिक सी बात बोल के निकल जाएंगे, वो तो पतली गली वो तो निकल गए। जैसे तरन आदर्श ने सिंघम अगेन को 4 स्टार दे दिए हैं। दिनेश कार्तिक नए आए हैं तो इसलिए वो थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ। तो उनको भी जल्दी समझ आ जाएगा कि भैया अगली कमेंट्री स्टेट मिलेगी नहीं, तो टेक्निकली सही हो जाओ। इतनी बायस्ड है कमेंट्री, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। मतलब बीच बीच में ना अपने गवास्कर साहब भी कर देते हैं क्रिटिसाइज, और वो जब करते हैं तो वो करते भी बहुत बुरी तरह है। मतलब कि वो फिर ऐसे फील कराते हैं कि हाँ भाई कि वो सच में अच्छा चाहते हैं। वो इतने बड़ा लेजेंड है ना, इसलिए उनके लिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वो यही होगा ना ज्यादा कि भाई नहीं करवाएंगे कमेंट्री, उनको भी फर्क नहीं पड़ता, वो ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम। तो ऑब्वियसली यार कितनी एज के होंगे, 75 के आसपास के हैं। और मुझे लगता है कि जब तक फैंस भी जो सही चीज़ डिमांड नहीं करेंगे ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि टीम में वो चेंजेस दिखेंगे। आप चाहते थे कि हाँ कि ये बड़े स्टार्स बन जाएं, तो किसने बनाया? लोगों ने ही बनाया। आज के टाइम पे कंटेंट बना के फेवर बोल के बना दिया। अभी भी देख रहा हूँ मैं जो हार्दिक पांड्या का डिवोर्स वाला केस है, इतना सारा कंटेंट बनता है जो सिर्फ यही दिखाता है कि भाई कि कैसे हार्दिक वाज द राइट पर्सन। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ा थे उनके घर में, कोई भी नहीं था उनके घर में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेट पे अगर ये कंटेंट सबसे ज्यादा अगर ऐसे है ना 95% हार्दिक के फेवर में, 5% लड़की के फेवर में है, 99 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं, हम स्टार बनाने की फिराक में हम भूल गए हैं कि आपको अच्छा प्लेयर होने के लिए आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों आनी चाहिए। और एक सिंपल चीज बताता हूँ ना, करंट जनरेशन में हो क्या रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग नॉक्स, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग कंसिस्टेंसी। हम 150 को देख रहे थे, सरफराज की कंसिस्टेंसी को नहीं देख रहे थे। क्योंकि आप देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस टाइम पे कोई भी करंट बैटर इंडिया का जो पिछले 10-12 साल में क्रिकेट खेला है 50 की प्लस की एवरेज का नहीं है। और अब पिछली जनरेशन में देखो, सहवाग वाज ऑलमोस्ट टचिंग 50, तेंदुलकर वाज बियॉन्ड 50, राहुल द्रविड़ वाज बियॉन्ड 50, गावस्कर वाज बियॉन्ड 50। तो वी हैड प्लेयर्स जिन जो लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हो 50 प्लस के एवरेज में रहे हैं। एक टाइम पे मतलब कोहली वाज आल्सो नियरिंग 50, कोहली तो 53-54 के एवरेज का है। अब तो 49 रह गए, 47 पे 47.83 या 73 ऐसे किस पे आ गए, 48 से नीचे जा चुके हैं अब तो। हाँ अब जस्ट इमेजिन एक
लेजेंड प्लेयर, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में इसका नाम आता हो, उसकी बैटिंग एवरेज 50 के अगर ना हो और मिडिल ऑर्डर प्लेयर में, बनती नहीं है बात. थिंग्स आर बैड. और टू डाउन हो, टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन टू डाउन होती है. डाउन होती है. और टू डाउन का प्लेयर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 70-80 की दे एवरेज आज के टाइम में. दी भी है उन्होंने इतने साल. आप देखो ना उसमें कौन आ रहा है, स्मिथ आ रहा है. स्मिथ कितने पे, 50 59 पे है. फिर जो रूट कैसे पागलों की तरह मारा है टू डाउन, विलियमसन टू डाउन कैसे पागलों की तरह मार रहा है. तो ऐसे सचिन कैसे थे, मतलब प्लेयर्स पीछे देखो ना जनरेशन में क्या चल रहा है. मैं तो नो डाउट पॉडकास्ट पे गालियां पड़े, पर बात तो यही करनी है, लॉजिकली बात करनी है कि क्या खेला है यार, क्या गंद मचाया. नहीं यार, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी. दे वर नॉट, एंड सचिन आल्सो सेड इट वेरी क्लियरली कि लुक्ड लाइक एज इफ दे वर लैक ऑन प्रिपरेशन. वो दिखा है आपने बांग्लादेश सीरीज के बाद, जो बीच का ब्रेक भी था जब T20 चल रहे थे, यू कुड हैव आइडेंट आउट योर प्रॉब्लम्स. बट आप तो लगे कि आपने 2 दिन में टेस्ट मैच जीत लिया, 1.5 दिन में टेस्ट मैच जीत लिया. क्या कि ये सोच के नहीं आते क्या कि दूसरी टीम भी कुछ प्लान करके आती है. देखो व्हाट न्यूजीलैंड डिड इन दिस सीरीज वाज अ शॉकर. नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट में वो जो बारिश पड़ के 46 ऑल आउट हो गया, वो वहां से उनके लिए ट्यून सेट हो गई. ट्यून सेट हो गई, मतलब वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, इंडिया कॉन्फिडेंस वहां से कम गिरता गया. और नो डाउट वी जस्ट टुक इट वेरी लाइटली. और उसके बाद क्या हो जाता है, जब हम गड्ढा खोद चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, उससे निकलते में टाइम निकल जाता है. और क्या 20 दिन की तो टोटल सीरीज थी ये. 20 दिन भी कहाँ, सोचने का टाइम ही नहीं मिला. टाइम ही नहीं मिला. यू कुडंट जस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड करेक्ट योर एरर्स. ये पहले होना चाहिए था. और आप ये देखो, कोई भी मैच आपका वो 7-8 सेशन में खत्म हो रहे हैं, सारे मैचेस 8-8 सेशन. और ऐसे कोई रैंक टर्नर्स भी नहीं थे कि बिल्कुल इंदौर जैसी विकेट नहीं थी, जो बीजीटी में इंदौर जैसी विकेट थी वैसी नहीं थी कि आप ऐसे बैटर कुछ कर ही नहीं सकते हैं. और फर्स्ट मैच पहले तो ऐसे लग रहा था कि ये तो ड्रॉ होगा, ये तो बारिश ही हो गई, तो हो ही नहीं पाया. पहला दिन तो गया बारिश में गया था. सेकंड डे भी तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही शुरू हुए थे. वो तो चलो इंडिया ने कवर अप कर दिया, 46 पे ऑल आउट हो गए. कंपनसेट कर दिया कि हाँ इतने तक तो पहली टीम ऑल आउट हो जाती है, 350-400 बना के. इंडिया ने वो 46 ऑल आउट करके बराबर कर दिया था टाइमिंग. पता नहीं क्या ही करा यार ये तो, मतलब. पर मैं अगर मैं एज अ न्यूजीलैंड सपोर्टर बोलूँ ना, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई कुड हैव सीन. मतलब मजा आ गया. मतलब मैं न्यूजीलैंड सपोर्टर बन के जब देखता था ना मैच, तो जब मैं वो देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ ना यार कि कितने क्रंच मोमेंट्स में हम कितना बढ़िया खेले हैं. हमने जाने ही नहीं दिया दूसरी टीम को. देखो यार, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड सपोर्टर बनना. मेरे तो बहुत ज्यादा दुखदाई बनना पड़ेगा. नींद नहीं आएगी फिर क्या फायदा. ये तो है, रात को फिर यही आता रहेगा, ये पंत आउट नहीं था. एक सीरीज ऐसी है ये जहां पे आई एम नॉट गोइंग बैक एंड लाइक रीप्लेइंग दो सीन. कि अगर ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता, बिकॉज इंडिया ने इतना कलेक्टिवली बुरा खेला है कि यू कैन नॉट पिन पॉइंट 1 or 2 मूवमेंट्स के रिस्पेक्ट टेस्ट मैच बदल गया. ऑलमोस्ट हर इनिंग में 7-8 प्लेयर्स ने गंद मचाया. 2-4 प्लेयर ही होते थे गंद मचाने वाला. मतलब आप देखो तो फाइंड ऑफ द सीरीज क्या है. वॉशिंग, बिकॉज ही हैज नाउ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ. पंत हैज shown to the world कि why he's a नहीं उससे ज़्यादा पंत ने हमारी इज्जत बचा ली. कि जो बोलते थे ना पीआर मशीनरी, भाई नहीं है पीआर मशीनरी. टेस्ट इज द बेस्ट फॉर्मेट जहाँ पे पता चलता है कि क्रिकेट एज अ क्रिकेटर कितना दम है. जिनने मैनिपुलेट किया फील्ड्स को, डिफेंस टेक्निक, सब कुछ में. वो जो शॉट नहीं देखा था जो जिसपे वो ऑफ बैलेंस हो गए, जो उन्होंने पुल शॉट मारा था. मतलब बॉल को लास्ट तक कैसे वॉच किया जाता है और कैसे, मतलब बिकॉज ही हैज द एबिलिटी कि वो ऑफ बैलेंस भी शॉट खेल जाते हैं. जिससे किसी रन नहीं लग रहे, 100+ के साइड पे खेला बंदा. दोनों इनिंग्स में आउट भी कंटेंशियस पे हुआ है. पहले पे एलबी बनता नहीं था, वो बिल्कुल टच होकर निकल रही है, वो मतलब लाइन डिसीजन था. दूसरे में तो आई एम 100% श्योर ही वाज नॉट आउट. तो ऐसे में वो 124 रन मार के 110-112 बॉलों में, और क्या चाहिए मतलब. और क्या मारा है उन्होंने. और सेकेंडली थर्ड में ख्याल से आकाशदीप लगे कि ही लुक्ड लाइक सेकंड फिट बॉलर, की लगा कि कुछ है बॉलिंग में. तंग कर रहे थे जितना उनको स्पेल मिला है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से थोड़े बहुत जो पॉजिटिव्स में मैं कैसे गिनूंगा, थोड़ा सा गिल को भी वैसे तो जायसवाल के एटलीस्ट जायसवाल ट्रबल्ड नहीं लगे. रैश लगे बट ट्रबल्ड नहीं लगे. ऐसा नहीं लगा कि उनको ज्यादा किसी ने दुखी किया, खुद ही आउट हुए. फ्री फ्लोइंग लगे. अदरवाइज तो पूरी टीम ऑल ओवर द प्लेस लगी. मतलब सीरियस चैलेंजेस टू बी. अब आप किसको खिलाओगे जो बैट्समैन है, केएल, सरफराज या ध्रुव जुरेल? आइडियली केएल होंगे, पर ध्रुव जुरेल उसके बाद. पूरा तो ध्रुव जुरेल शुड हैव प्लेड इन दिस सीरीज आल्सो. इट वाज वेरी हार्ड डन. मतलब उस बंदे ने, कैसे होता है ना, फर्स्ट में केएल को निकाल दिया क्योंकि केएल सरफराज को निकाल नहीं सकते. सरफराज ने 150 मार दिया तो सरफराज तो बन गए थे अब कंटेंडर. मुझे ये समझ नहीं आया कि सरफराज क्यों आए फर्स्ट टेस्ट मैच में बैंगलोर में,
ध्रुव जुरेल क्यों नहीं आया? बिकॉज अगर आप पिछली इंग्लैंड सीरीज देखें तो उसमें से आपके लिए ज्यादा बेटर प्लेयर कौन था? रांची में जहां डिफिकल्ट विकेट थी वहां रन किसने मारे थे? ध्रुव जुरेल ने सिंगल हैंडली मैच जिताया। मैच जिताया था। तो जो बंदे ने मैच जिताया है, जिसके बारे में बात होने लगी थी कि नेक्स्ट धोनी नेक्स्ट धोनी नेक्स्ट धोनी, उसके बाद अगर अगला चांस मिला है तो यही था वो, एंड ही शुड हैव गॉट दैट टेस्ट मैच। बैंगलोर में ध्रुव जुरेल शुड हैव प्लेड, और वो मुझे समझ नहीं आया कि हाँ, ना चलते वहाँ पे तो फिर अब कहते हैं कि चलो मुंबई में सरफराज को खिलाते हैं, बिकॉज उनका होम ग्राउंड है, बढ़िया खेल लेंगे। समझ नहीं आया, बट चलो सर, हमने इसी पॉडकास्ट में वैसे तो डिस्कस करना था जो आईपीएल टीम्स में जो रिटेंशन हुई हैं, बट मेरे को लग रहा है ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है और सोने का टाइम है अपना, तो ख़त्म करते हैं सर। थैंक यू सो मच पूरी दुख वाली कहानियाँ सुनाने के लिए जो हमने ये पिछले 3 हफ्तों में देखी है, और जो हमारे त्यौहार की इसने, ये त्यौहार चलो मेरे लिए तो लाइफ का वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट मतलब यू कैन से टाइम था जहाँ आई हैड एक्सपीरियंस सो मच, तो इट एम्पलीफाइड इट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो कहते हैं ना कि दुख पहले ही बहुत हो रहे थे और दुख पे मरहम लग सकता था थोड़ा सा, तो मरहम तो उस चीज में नहीं लगता, बट हाँ मतलब वो और एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई तो कर ही दिया ना यार, एम्पलीफाई कर दिया, बिल्कुल सही। क्या ही कह सकते हैं। पर चलिए सर, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी। अगर हम सोचते हैं क्या पता लास्ट 20 दिन अभी शायद मजाक तो नहीं थे। अगर हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो फिर हम सीरीज भी हार सकते हैं, पूरी कैपेबिलिटी और फुल स्ट्रेंथ टीम। पहले हम बायलैटरल जीतते थे, आईसीसी हारते थे, अब हम आईसीसी जीते तो बायलैटरल तो हारेंगे ही। ठीक है, कहीं तो कॉम्पनसेट करना है हमें। जीजी आ रहा है भाई, जीजी है, पर जीजी ने जिताया नहीं है ना। जीजी ने बेसिकली, जीजी का रिकॉर्ड बहुत खराब हो चुका है। जीजी ने वहां पे हरवा दिया श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका से कितने टाइम बाद हारे, 27 साल बाद। और ये जो रिकॉर्ड बना ये कितने साल, ये तो हुआ ही नहीं था ना आज तक, हुआ ही नहीं था। 3-0 तो कभी भी नहीं हारे हम, क्लीन स्वीप कभी नहीं हुआ इंडिया में, नहीं हुआ, सिर्फ 2-0 हुए थे, वो भी साउथ अफ्रीका सीरीज में 2000 में, और वो तो मैच फिक्सिंग एरा था, बहुत कुछ था उसमें, तो कंट्रोवर्सीज ही बहुत थी। ऐसा 3-0 तो कभी भी नहीं हुआ, 91 इयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। जीजी रिकॉर्ड बना रहे हैं, 91 इयर्स का पहला रिकॉर्ड, जीजी रिकॉर्ड बनवा रहे हैं। 91 इयर्स मैटर करता है भाई, मैटर तो बहुत कुछ करता है, पर चलिए ज्यादा भी नहीं बोल सकते। एक कोच ने सीरीज नहीं हराई है। ये सोच के आए थे ना? नहीं फिर तो बहुत बढ़िया था, मैं तो सोच के आता फिर ऐसी लाइन अगर बोलनी थी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज, एंड आप लोगों के लिए भी, आपको अगर सच में सही एनालिसिस चाहिए, आई होप आपको मज़ा आया होगा सर, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया जो एनालिसिस था, एंड अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ कर लो। एंड अब हम रेगुलरली पॉडकास्ट करते रहेंगे, आप तो मेक श्योर करिएगा कि आप टॉपिक्स बता दो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे करने हैं, एंड फिर उन्हीं पे करते हैं। थोड़ा सा लोगों का ये ओपिनियन था कि आप जो अगर क्रिकेट में कुछ चल रहा है तो करंट टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट करो, ना कि आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ो। वो मेरे को लगता है तब कर सकते हैं जब कुछ चल ना रहा हो। अगला वाला पॉडकास्ट एक तो ये T20 सीरीज पे करते हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ है, और आईपीएल रिटेंशंस पे करते हैं। डन, इस पर डिस्कस करते हैं। डन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।